हेलो एवरीबॉडी। तो जैसे कि पता है हमें कि ऑर्गेनिक सीरीज़ में हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस नोट से मैंने पढ़ा था, जिसकी वजह से मेरे 165 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 180 इन नीट 2019, उसी नोट से मैं आपको पढ़ाऊँ ताकि आपके केमिस्ट्री में इतने मार्क्स आसानी से सिक्योर हो पाएँ। अब बच्चों की रिक्वेस्ट पे हमने ऑर्गेनिक सीरीज़ लॉन्च कर दी थी और आप सब ने देखा होगा कि मैक्सिमम चैप्टर्स उसके ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। ये इतने बड़े बड़े चैप्टर्स, स्पेशली एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पढ़ने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स की शक्ल ऐसी होती है कि पढ़ तो सब कुछ लिया, सब कुछ एकदम बढ़िया से समझ में आया कि एल्डोल क्या है, क्रॉस एल्डोल क्या है, मतलब इतने फैंसी से बड़े बड़े मैकेनिज्म्स हमने पढ़े। हमारे टीचर ने 2-2 महीना लगा के पढ़ाया और एट दी एंड हम एक भी क्वेश्चन इसके नीट के लेवल के बना नहीं पा रहे। तो जब नीट के क्वेश्चन नहीं बना पाओगे तो ऐसे ही मुंह बनेगा जैसे कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो इंसान कि इतना पढ़ने के बाद भी कोई भी क्वेश्चन आपके स्टडी गाइड से नहीं आने वाला। तो बहुत बड़े बड़े नामी चीज़ें और लेंदी इस चैप्टर को बनाने से बेटर है कि आप वो चीज़ें पढ़ो कि आपको ये पता चल जाए कि इस चैप्टर से मार्क्स कैसे सिक्योर करने हैं। ठीक है, हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि मैंने अपने टाइम पे इसको 2 पार्ट में ही पढ़ा था। सबसे पहले पार्ट 1 में हम लोग टिपिकली बात करेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में। क्यों बच्चे? क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्मूला भी सेम होता है और साथ में ये फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल आइसोमर? फंक्शनल आइसोमर का क्या मतलब होता है? देखो बेटा, ये तो सबको पता होगा कि आइसोमर का मतलब है कि जिनका ना कैन यू से फॉर्मूला सेम हो। ठीक है, फंक्शनल आइसोमर का मतलब है कि फॉर्मूला तो इनका सेम आ रहा है लेकिन इनके फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं। एक में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एक में कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, तो अभी हम आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं लूँगी उसमें डिटेल में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाऊंगी और इन दोनों के क्वेश्चन और उसके ट्रिक्स मैं इसी वीडियो के एंड में बताऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से ट्रिक्स को एक्चुअली हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू नो। जनरल फॉर्मूला क्या आता है कार्बोनिल ग्रुप का? दैट इज CnH2n एंड O। ठीक है, एक ऑक्सीजन एटम होगा जो कि कार्बन से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, इसी को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। फाइन, अब आज हम लोग कार्बोनिल ग्रुप में स्पेसिफिकली बात करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर वैसे तो नीट में बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चंस आते नहीं है क्योंकि ये इजी सा कंसेप्ट है जो हर बच्चा कर ले जाएगा। कभी 1-2 साल में एक आध क्वेश्चन आते हैं जो कि इतना ईजी होता है कि मोर और लेस जितने लोगों ने बोर्ड्स दिया है वो कर लेते हैं। ठीक है, बट फिर भी एल्डिहाइड के बैक साइड हम लोग Al लगाते हैं, कीटोन के साइड में हम लोग ON लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका ये एक एल्डिहाइड है, अब एल्डिहाइड ग्रुप कैसे पहचानते हैं? ये जो कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन का मतलब एक कार्बन जो कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो उसको बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। वो अगर अपने साइड में सिर्फ एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है यानी कि टर्मिनल एकदम एंड पार्ट पे है, वो इसके आगे कोई कार्बन चेन नहीं लगी है, तो वो एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाएगा। और अगर उस कार्बोनिल कार्बन के आसपास दूसरी कोई किसी तरीके की कार्बन चेन लगी है तो वो आपका कीटोनिक ग्रुप में आ जाएगा। मतलब कि एल्डिहाइड एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप का मतलब कि हमेशा इसके एंड में कोई दूसरा कार्बन नहीं होगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच्ड होगा। जबकि कीटोन में जो कार्बन कार्बोनिल वाला है उसके एंड में आपको एक कार्बन की पार्ट चेन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म में ये डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन होता है ना वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। मैम आपको कैसे पता है sp2 है? जरा ध्यान से देखो, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? वैलेंसी 4 है तो 4 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन इसमें 3 सिग्मा यानी 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3। ठीक है, और एक पाई यानी ये वाला एक डबल बॉन्ड बना रहा है। सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट होते हैं। तो यहाँ पे कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए? 1 2 3। 3 कैसे लाएंगे? एक S और 2 P। फाइन, तो इसकी वजह से जो कार्बोनिल कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड और इसमें 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होते हैं। अब इतनी चीज़ें तो मैम समझ में आ गई। तो मैम आपने क्या ही नया समझा दिया, इतना तो हम लोग इससे कई ज़्यादा हमारे टीचर्स ने पढ़ा रखा है कोचिंग में और स्कूल में, इसीलिए तो फ्रस्ट्रेटेड हो तुम। ये नॉर्मल सी चीज़ तो सब पढ़ा लेंगे, सब आपको समझ में आएगा। फ्रस्ट्रेशन तब होती है जब हद से ज़्यादा पढ़ने के बाद कुछ ना समझ में आए। अब मेरा टारगेट है आपको इतना ही पढ़ाना जितना आप अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर जाओ और एग्जाम में रेप्लिकेट कर जाओ। ठीक है, मुझे आपको इस स्टेज तक नहीं लेके जाना कि मैम पढ़ाती तो बहुत अच्छा है बट क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, बस उस स्टेज तक नहीं लेके जाना। आई एम नॉट हेयर टू प्रमोट एनी बिग ब्रांड्स और बिग कोचिंग, है ना। बेसिक का मतलब है कि आपको बेसिक पता होने चाहिए। तो हमने अभी पढ़ा कार्बोनिल कार्बन जिसमें कि 3 एटम अटैच्ड रहते हैं। कार्बोनिल कार्बन कैसे होता है? एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और एक यहाँ पे बॉन्ड बना रहता है।
तो ये ट्राइगोनल प्लेनर सिमेट्री होती है, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं कि एक प्लेन में ये इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बनाता है 120 डिग्री के एंगल पे, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। पाई बॉन्ड, हमें पता है सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, एक ये ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल है, जब वो कंप्लीटली एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, जब ये बस एक दूसरे के पैरेलल है और थोड़ा बहुत ओवरलैप ही कर पा रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर ओवरलैप जैसे कि सिग्मा बॉन्ड में होता है वैसा नहीं कर पाते। इसीलिए पाई बॉन्ड कहाँ होता है, अगर ये सिग्मा बॉन्ड है तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है और इसके नीचे जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, दैट विल फॉर्म योर पाई बॉन्ड्स, फाइन। तो दैट इज अ पॉइंट दैट यू नीड टू नो। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स यानी 10 कार्बन तक के क्या होते हैं, कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड जो कि रूम टेम्परेचर पे गैसियस होता है। हायर मेंबर्स जो होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन के, वो सॉलिड होते हैं और फ्रूटी ऑर्डर के होते हैं। पर्टिकुलरली अगर आप कीटोन की बात करो तो कीटोन की स्मेल बड़ी फ्रूटी सी होती है। अब आप लोग तो कोविड बैच हो, कभी पता नहीं केमिस्ट्री लैब गए हो कि नहीं गए हो, हम लोग तो चूंकि गए थे तो वहाँ पे हमारे जो प्रैक्टिकल्स होते थे तो हम लोग फिनॉल, कीटोन्स, अमोनिया, इन सब की स्मेल बहुत डिस्टिंग्विश होती है जो हम आसानी से पहचानी जा सकती है, ठीक है। फिर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो एल्डिहाइड कीटोन का होता है, ये ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है या एआर में आ सकता है। जितने भी बॉइलिंग पॉइंट और आपके सॉलिबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटीज। देखो सॉलिबिलिटी के लिए तो सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर वो वाटर में सॉलिबल है कि नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बना सकता है, अपने आप में बना सकता है, तो वो सॉलिबल होगा पानी में, और अगर नहीं बना सकता तो नहीं होगा। ये मैंने आपको श्योर शॉर्ट एक ट्रिक बता दी। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करती है कि वो कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा तरीके से फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्ड से इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे एल्डिहाइड कीटोन है तो यहाँ पे अगर कार्बन से ऊपर अटैच्ड ऑक्सीजन है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये आसानी से हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है दूसरे मॉलिक्यूल के, इसलिए इनका सेम मास के हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट अगर आप कंपेयर करो एल्डिहाइड कीटोन का अल्कोहल्स के साथ, तो अल्कोहल से कम होता है। मतलब अगर मैं आपको ये लिख दूँ CH3 CH2OH, और अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ CH3 COH या CHO, तो दोनों में से एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, अल्कोहल का ज़्यादा होगा। अब तुम्हें ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, बट फिर मैं वही कहूँगी कि बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूल दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बना पाता है। अल्कोहल में जो CH3 CH2OH लगा हुआ है, ये वाला O बिल्कुल साइड में लगा रहता है और ये ज़्यादा फ्री होता है किसी और के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, जबकि एल्डिहाइड कीटोन्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। दैट्स वाई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर अल्कोहल में पॉसिबल है, एल्डिहाइड्स में नहीं, कीटोन्स में उतनी अच्छी नहीं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेम मास है ना, ये मास नहीं होगा, सेम मास। अगर आप कीटोन और एल्डिहाइड का कंपेयर करो, मतलब सेम मास का कीटोन है और एल्डिहाइड है, तो कीटोन का एल्डिहाइड से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, अरे सीधी सी बात है, अगर सेम मास का है तो कीटोन का एल्डिहाइड से बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होगा, इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। अब मैम ये डायपोल मोमेंट की क्या बात है, लीजिए आप एक बार फिर समझ लीजिए कि डायपोल मोमेंट की बात मैम क्यों कर रही हैं। लेट्स सी वंस, ये आपका एक एल्डिहाइड है, सॉरी ये आपका मैंने एक एल्डिहाइड बना दिया और ये मैंने आपका एक कीटोन बनाया, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, एल्डिहाइड का कि कीटोन का। चलो मैं सेम कार्बन का कर देती हूँ, ठीक है, एकदम सेम कार्बन का कर दे रही। एल्डिहाइड में क्या है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने के लिए और पोलैरिटी के लिए सिर्फ एक साइड से ये इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, ठीक है, और कीटोन में क्या है, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन फेंके जा रहे हैं, तो नेट डायपोल मोमेंट, नेट इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी इस ग्रुप पे बढ़ जाती है। जहाँ जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा पानी का H+ उतना ज़्यादा अटैक करेगा, इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे डायपोल मोमेंट इतना बढ़ा हुआ रहता है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, आई होप आप सबको इतनी बात समझ में आ गई हो कि जिसका डायपोल मोमेंट या हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा रहेगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, लोअर मेंबर्स जो होते हैं एल्डिहाइड कीटोन के, वो पानी में आसानी से सॉल्युबल होते हैं, बड़े वाले नहीं होते। फिर वही बात भैया, अगर ये छोटे वाले मेंबर हैं, सपोज करो CH2 COH ऐसे है और एक तरफ ये लगा हुआ है, कौन सा ज़्यादा अच्छे से सॉल्युबल होगा मैम, ऊपर वाला। क्यों, छोटा सा एटम है मैम, साइड में आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जगह बच जाएगी। यहाँ पे तो जगह ही नहीं बची ना बेटा, जगह नहीं बची तो कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करोगे, इतना बड़ा ग्रुप लगा है साइड में, कहाँ कर लोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक साइड से बस कर पाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि एरोमेटिक से ज़्यादा हमेशा एलिफैटिक वालों का बॉइलिंग पॉइंट होता है।
ठीक है, ओके सॉरी सॉलेबिलिटी होती है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं सॉलेबिलिटी होती है, फाइन। सॉलेबिलिटी जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ाओगे कम होती जाएगी। मैंने अभी बताया एलिफैटिक के ज़्यादा सॉलेबल होता है एरोमेटिक से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब ये हमने बात कर ली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। नेक्स्ट हमें बात करनी है कि हम किस तरीके से एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म की ट्रिक्स यहीं पे लगती हैं और क्वेश्चंस भी यहीं से पूछे जाते हैं। सबसे पहला तरीका बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। मैंने आपको क्या बताया था बेटा, अगर आपको पिछला वाला लेक्चर याद हो, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने कहा था कि कभी भी अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को कभी भी ऑक्सीडाइज करोगे तो वो हमेशा ऑक्सीडाइज होता है आपके एल्डिहाइड्स में। किस में ऑक्सीडाइज होता है? एल्डिहाइड्स में। और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल को कभी भी ऑक्सीडाइज करोगे तो वो हमेशा आपका ऑक्सीडाइज होगा कीटोन्स में। और टर्शरी अल्कोहल या तो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे और वरना वो आपका डिहाइड्रेशन शो करते हैं। ठीक है, ये गोल्डन रूल आपको याद होगा। सेम यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। क्या कही जा रही है? अगर आप किसी भी प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे K2Cr2O7 जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो वो एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यही सेम चीज़ अल्कोहल वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ी थी और आपको यहाँ भी पढ़नी है। मतलब मैं वही तो तुमको बता रही हूँ, इतना बड़ा तुम्हारे कोचिंग में या जहाँ पे भी स्कूल में बड़ा करके पढ़ाते हैं ना, एक्चुअली इतना बड़ा कुछ है नहीं, वो बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें हैं। आप अपने सिलेबस को जितना सिस्टमैटिकली याद रख पाओगे उतनी आसानी से क्वेश्चंस निकलेंगे, उतनी आसानी से चीज़ों पर ट्रिक्स लगेंगी। तो ये वाला स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। कभी भी किसी सेकेंडरी अल्कोहल को R2 लिखा है, मतलब दोनों साइड इसके R लगे हुए हैं, उसको ऑक्सीडाइज करोगे तो बनेगा कीटोन। यही मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक के फॉर्म में बता दिया, हमेशा याद रखो। प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कीटोन बनेगा। दैट इज अ पंच लाइन जो आपको तान्या मैम की तरफ से याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं दिख जाए तो ये चीज़ नहीं भूलनी है। फाइन। अब ऐसा क्यों होता है कि प्राइमरी अल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होता है और सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा कीटोन में ऑक्सीडाइज होता है? चलिए ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। ये आपका हमेशा ऑक्सीडेशन इस डायरेक्शन में ही होता है। देखो बेटा, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? हाइड्रोजन का निकलना। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, ऑक्सीजन के बगल से तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो कभी भी अगर आप यहाँ, वैसे तो हमेशा मैंने आपको बताया एल्डिहाइड क्या है? टर्मिनल ग्रुप, इसके आगे कोई और कार्बन की चेन होती ही नहीं है। तो अगर आप कभी भी प्राइमरी अल्कोहल को हीट करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल का क्या मतलब होता है कि एक ही साइड से कार्बन चेन लगी है और किसी साइड से कार्बन चेन है ही नहीं। यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल का मतलब ही यही है। इसीलिए जब भी यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, और टर्मिनल एकदम एंड में एल्डिहाइड ग्रुप चिपक जाएगा कार्बोनिल वाला। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, मतलब ये जिस कार्बन से अटैच्ड है वो दो तरफ से अपने C3 से अटैच्ड है। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे, यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ जाएगा। और जब इन दोनों के बीच में आएगा तो कभी भी O वाला ग्रुप एंड में रहेगा ही नहीं, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, इसीलिए हमेशा कीटोन बनता है। ठीक है, तो ये आपको मैकेनिज्म भी मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट आते हैं। तो पहला हमने मैकेनिज्म पढ़ा कि हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके बना सकते हैं। दूसरा तरीका है बेटा कि वही तो करो, अल्कोहल को डिहाइड्रोजनेट कर दो। वही सेम चीज़ है, चाहे उसको ऑक्सीडेशन बोलो चाहे डिहाइड्रोजनेशन बोलो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब अगर किसी को नहीं समझ में आ रही तो ज़रा ध्यान से देखो। यहाँ पे अल्कोहल में भी तुम क्या कर रहे थे? ऑक्सीडाइज करने में हाइड्रोजन निकाल रहे थे, डबल बॉन्ड चिपका दे रहे थे। दो हाइड्रोजन निकालने की वजह से एक यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला। सेम वही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं हम, उसको बस हम कह दे रहे हैं कि डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल को जब भी तुम डिहाइड्रोजनेट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन तो वो हमेशा एल्डिहाइड बनाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल को जब भी तुम ऑक्सीडाइज करोगे कॉपर के प्रेजेंस में तो वो हमेशा कीटोन बनाएगा। अब वही ट्रिक जो मैंने आपको बताई, अगर आपको याद रहे तो आप इस रिएजेंट से पहचान जाना कि आपको क्या करना है। ठीक है, जैसे मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ सिंपली, मैं ये कह रही हूँ आपको, अगर आपको समझ में आ रहा हो। अगर मैं ये पूछूं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहेंगे मैम इसको डायरेक्टली 8 नहीं लिख सकते थे, 2 2 2 2 करके क्यों लिखा? वही तो मैं भी आपको कह रही हूँ बेटा कि आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल भी सेम है और दूसरा ये डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स भी सेम है, बस रिएजेंट अलग कर दिया इन्होंने और कुछ किया नहीं है। वही आपको भी समझना है, चाहे 2 + 2 + 2 + 2 लिख लो और चाहे डायरेक्टली 8 लिख दो, बात एक ही है। हाइड्रोजन वहाँ से भी हट रहा था, हाइड्रोजन यहाँ से भी हटेगा। ठीक है, अब
तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स में अगर आप ओजोनोलिसिस कर दो, अब ओजोनोलिसिस का क्या मतलब होता है मैम, और ओजोनोलिसिस में ही क्यों आपके ये इस तरीके की चीज़ें आती हैं, ज़रा ध्यान देना बेटा। ओजोन इज़ अ हाईली रिएक्टिव कंपाउंड, बहुत रिएक्टिव होता है ये। क्या होता है ओजोन में कि ये तुरंत ऑक्सीजन में चेंज करने की कैपेसिटी रखता है और साथ में एक फ्री ऑक्सीजन आइटम देने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू ओजोन, इसलिए ये बड़ी आसानी से ये करना चाहता है। इसको जहाँ एल्कीन यानी डबल बॉन्ड दिखेगा, ये तुरंत उस डबल बॉन्ड को तोड़ के एक ऑक्सीजन यहाँ चिपकाना चाहेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ चिपकाना चाहेगा, ठीक है, ताकि ये वाला ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हो जाए और ये फ्री होकर बाहर निकल पाए। यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है ओजोनोलिसिस में? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक तरीके का एल्कीन है जहाँ पे हमने ओजोन रिएक्ट करवाया, लेकिन ओजोन किसी भी रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करता। इसके लिए हमको चाहिए CHCl3 या CCl4 चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर। क्यों? क्योंकि ये जो ओजोन है ना, ये इन दोनों बॉन्ड को तोड़ेगा और खुद आके चिपक जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखो मैकेनिज्म कि डबल बॉन्ड था, यहाँ पे एक ऑक्सीजन चिपकेगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन चिपकेगा, सेम वही चीज़ यहाँ पे हुई है। एक ऑक्सीजन इसके साथ चिपका, एक ऑक्सीजन इसके साथ चिपका, ये अपना तोड़ के निकल जाएगा, ये अपना तोड़ के निकल जाएगा। ऊपर एक एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन बचेगा वो जिंक के साथ चिपक जाएगा और वाटर के साथ चिपक जाएगा। सिंपल यही हो रहा है जो मैंने आपको बताया। जहाँ पे डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को तोड़ो, दोनों साइड एक एक ऑक्सीजन चिपका दो और जो एक्स्ट्रा बचे वो जिंक के साथ बाहर निकाल दो, जैसे यहाँ पे निकाल रहे हो। यहाँ पे एल्कीन में तुम्हारे कितने कार्बन थे, मान लो एक R एक कार्बन 3 4, यहाँ पे भी देखो 2 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए, तो कार्बन तो अभी भी सेम है। इसको कहते हैं आपका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। ट्रिक क्या है, जहाँ पे डबल बॉन्ड दिखे उसको तोड़ो, दोनों साइड ऑक्सीजन चिपका दो और जो भी बनेगा वो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। अच्छा मैम नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो लाइए मैं आपको एक बार और समझाती हूँ। सपोज करो ये आपका इस तरीके से है, सपोज कर लीजिए ये आपका इस तरीके से, ठीक है, ये आपका इस तरीके से, दिस वन, ठीक। अब मैम इसका आप ओजोनोलिसिस ज़रा करके दिखाइए। मैं बड़े अच्छे से आपको लिख के बता देता हूँ। ये आपने ये ले लिया, उसके बाद मैंने आपको Zn दे दिया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब आप मुझे ये करके दिखाओ तो मैं मानूँ। मैं कहूँगी ठीक है बेटा, एक काम करो, ऐसे लिखो डबल बॉन्ड, ऐसे लिखो, दोनों तरफ ऑक्सीजन चिपका दो। अगर शॉर्टकट ट्रिक मुझसे सुनना चाहोगे क्या बनेगा, RCHO, ठीक है, और प्लस HCHO, सिंपल, और उसके साथ ZNO। मैम आपको कैसे पता यही बनेगा, नहीं विश्वास हो रहा, चलो एक बार बना के देख लेते हैं। CH2, यहाँ पे एक O लगेगा, यहाँ पे एक O लगेगा और ये ऐसे हो जाएगा और फाइनली ये इस तरीके से बॉन्ड टूटेगा। यही तो आया फाइनली। इतना ताम झाम रिंग विंग बनाने के बाद यही तुम्हारे कोचिंग में बताया जाता है कि ऐसे लिखो, फिर सर्कल बनाओ, फिर गोला बनाओ और बाद में तोड़ो। मैं तुम्हें ट्रिक सिखा रही हूँ। क्या ट्रिक सिखा रही हूँ, जहाँ डबल बॉन्ड है उसको तोड़ो, एक साइड ऑक्सीजन यहाँ चिपका दो, एक साइड ऑक्सीजन यहाँ चिपका दो, उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दो, बात खत्म। दैट इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। नहीं समझ में आ रही है तो फिर वही कोचिंग की घिसी पिटी बात, स्कूल की घिसी पिटी बात कि पहले लिखो, फिर डबल बॉन्ड की जगह एक ऑक्सीजन का ऐसे रिंग बनाओ, फिर तोड़ो, फिर पानी गिराओ। अरे बच्चे थोड़ी हैं, पानी गिराएं, ये करें वो करें। एक जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है वो जिंक के साथ चला जाता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है उसके दोनों साइड ऑक्सीजन चिपका देते हैं। सिंपल सा मैकेनिज्म है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इससे बनता है आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स, जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रॉज़ेनमंड्स रिडक्शन। अब नेम्ड रिएक्शंस को तो पता नहीं क्यों नीट में इतना पसंद है पूछना, चाहे शायद वो आपकी मेमोरी चेक करते हैं। होते ये रिएक्शंस कुछ खास नहीं है, बस उनके रिएजेंट उनको थोड़ा सा खास नाम बना देते हैं, किसी ने एक ने डिस्कवर किया होता है, इसलिए आपको एज इट इज़ याद रखना है। तो जैसे कि ये आपका क्या है, ये देखने में बड़ा घटिया सा कंपाउंड लग रहा है, पता नहीं RCOCl क्या लिखा हुआ है। कुछ नहीं है बच्चे, एसिड का डेरिवेटिव है। एसिड का जो लास्ट का OH ग्रुप होता है उसकी जगह इन्होंने क्लोराइड चिपका दिया है, यही किया है। डराने का नाम है हाथ, जैसे होते हैं ना कि भौंकने वाले, मतलब कहते हैं ना कि जो लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हमने बहुत पढ़ाई कर ली है, बिल्कुल हम अगली बार एकदम टॉपर करेंगे, और आपको भी देख के उनको लगेगा कि एकदम टॉप करने वाले हैं। एंड में उनका रिजल्ट आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और ऐसे डराने वाली चीज़ों से डरो मत, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, ये है आपका एसिड का कंपाउंड, और एसिड के कंपाउंड में व्हाट यू हैव टू डू इज़
कि OH वाले ग्रुप को हटा के आपको एक क्लोराइड चिपकाना है। इसी को कहते हैं एसिड डेरिवेटिव। जो भी चीज़ एसिड से बनती है उसको कहते हैं एसिड डेरिवेटिव। तो ये क्या है, एक तरीके का एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है। इसमें आपने हाइड्रोजन मिलाया, सीधी सी बात है यार, हमने तुम्हें क्या बताया था, हमने तुम्हें ट्रिक में बताया था कि देखो यहाँ से स्टार्ट करो। ट्रिक क्या है, अल्कोहल को जब तुम ऑक्सीडाइज करोगे तो हमेशा एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी। एल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडाइज करोगे हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा, फाइनल स्टॉपेज यही है। अब अल्कोहल तक कैसे पहुंच सकते हो आप, इसमें क्या कर सकते हो, हेलो एल्केन का क्या कर सकते हो, हाइड्रोलिसिस करवा सकते हो OH के प्रेजेंस में, जिससे अल्कोहल बन जाए। ये एक रोड मैप आपको याद रहना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक में तुमको ये रोड मैप याद है तो ये तुमको समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये क्या है, ये है तो एसिड का ही कंपाउंड ना, एसिड का ही डेरिवेटिव। इसको रिड्यूस करा दोगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। जो मैम ने पढ़ाया वही सेम चीज़ है, लिखी बस अलग तरीके से, ठीक है, कुछ अलग नहीं है बेटा। जैसे मैम ने क्या पढ़ाया था कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे हमेशा बनेगा एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडाइज करोगे हमेशा बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, रिड्यूस करोगे एसिड को तो एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करोगे तो हमेशा अल्कोहल। सेम वही चीज़ तो की जा रही, एसिड ही तो है ये RCOOH, OH की जगह पे बस क्लोराइड लगा हुआ है क्योंकि उनको आपको बेवकूफ़ बनाना है। और उसके साथ आप क्या कर रहे हो, रिडक्शन कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4 एंड बॉइलिंग ज़ाइलिन। इससे क्या बनेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। सेम वही चीज़ है, बस आपको याद कराने का तरीका अलग है इनका। इसका स्पेशल नाम दे दिया इन्होंने रोजेनमेंट्स रिडक्शन, ठीक है। चौथा तरीका क्या है भाई, नाइट्राइल के ग्रुप्स पे आप बहुत सारे रिएक्शन करा सकते हो जिससे कि आप एल्डिहाइड कीटोन बना ले जाओ, ठीक है। अब इसमें आपको मैंने शॉर्टकट ट्रिक में 3 लाइन बना के दिखाई है कि यही 3 पॉइंट आपको नाइट्राइल्स के लिए याद रहने चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों ने हमारे यूट्यूब वीडियोस पे कमेंट किया था मैम इतना कर लें हो जाएगा। बेटा देख, अगर मैं इतनी तुझे गारंटी देती हूँ कि अगर तूने इतना कर लिया ना तो तू तेरे पेपर में आने वाले 90% क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमने इतना भी नहीं किया और तुमने सोचा कि हम पूरे मॉड्यूल लगा के जाएंगे तो तुम हो सकता है 60 to 65 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट कर पाओ परसेंट में। क्यों ऐसा, क्योंकि जब आपके पास याद करने के लिए 1200-1300 पन्ने रहेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि आप उतना याद नहीं रख पाओगे। याद करने के लिए मिनिमम आपके पास 30 पन्ने में के अंदर अंदर या 20 पन्ने के अंदर अंदर सारे ट्रिक्स और सारे PYQ इंक्लूडेड हैं, आप आसानी से याद कर ले जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए इस रोड मैप को याद रखना ज़रूरी है। क्या है कि नाइट्राइल अगर नाइट्राइल ग्रुप लगा हुआ है और मैंने उसको एल्यूमिनियम है ना, आइसोब्यूटेन एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर रिडक्शन कराया तो क्या होगा कि ये N वाला ट्रिपल बॉन्ड करके N निकल जाएगा और उसकी जगह पे O आ जाएगा डबल बॉन्ड का, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैंने RMGX, मैंने आपको कहा था ना जैसे अंडरवर्ल्ड में होता था ना RDX, उसी तरीके से आपको याद रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका अंडरवर्ल्ड का क्या है, RMGX यानी ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड। ये तो कहता है किसी भी तरीके से मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन दे दो ताकि मैं MgX को निकाल फेंकूँ, ठीक है। तो कभी भी आप नाइट्राइल का RMGX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा कीटोन बनता है, कुछ और बन ही नहीं सकता। मैम ऐसा क्यों, आपकी घर की खेती है, एल्डिहाइड क्यों नहीं बन सकता, ठीक है। एल्डिहाइड बनाना चाहते हो आप, चलो ठीक, इसी बात पे एक बार बना ही लेते हैं कि क्या एल्डिहाइड बनेगा। चलो ठीक है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जितने एक्सपेरिमेंट तुम करना चाहते हो ना वो हम प्रिपरेशन टाइम में करके सोच के छोड़ चुके हैं। देखो ये है आपका RCN, इस तरीके से आपका नाइट्राइल है और इसमें आपका मिला रहे हो आप ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट यानी RMGX, मान लो R' में यहाँ पे मिला रही हूँ। व्हाट विल हैपन, मैकेनिज्म में क्या होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा तो N के ऊपर माइनस, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, N पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे आके चिपकेगा MgX, क्योंकि ग्रिगनार्ड रिएजेंट में मेटल वाला पार्ट तो हमेशा क्या होता है, मेटल वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, कार्बन वाला पार्ट नेगेटिव होता है। मेटल के कंपैरिजन में कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। यहाँ पे ये है पॉजिटिव चार्ज तो इसका नेगेटिव वाला आके कहाँ चिपक जाएगा, R' कहाँ चिपकेगा, पॉजिटिव पे यानी C पे, और N पे चिपक जाएगा MgX। जैसे ही मीडियम से ये वाटर लेगा तो क्या करेगा, इसको ये इस तरीके से ऑक्सीजन ले लेगा और नाइट्रोजन वाले ग्रुप को उठा के फेंक देगा और ये बन गया आपका क्या, कीटोन। अब एल्डिहाइड कभी क्यों नहीं बन सकता बच्चे, एल्डिहाइड में तो हमेशा CO के बाद हमें H चाहिए ना, H चाहिए।
यहाँ पे H आप ला सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि कार्बन पे तो रिएक्ट ही हमेशा एक कार्बन का ग्रुप करेगा। तो जब कार्बन पे रिएक्शन ही दूसरे कार्बन के ग्रुप का होगा तो कार्बन, ये कार्बोनिल वाला हमेशा बीच में आएगा, और बीच में आएगा तो मैंने आपको क्या बताया था, बीच वाला हमेशा कीटोन बनाता है। एल्डिहाइड का तो टर्मिनल ग्रुप होता है ना, इसलिए कभी इसमें एल्डिहाइड नहीं बनता। ठीक है, दैट यू नीड टू नो एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इसीलिए रेड से हाईलाइट कर रखा है। आई होप आपको मेरी ट्रिक समझ में आ गई हो कि कैसे याद रखना है। ठीक है, अब एक और नेम्ड रिएक्शन है नाइट्राइल को। आप क्या कर सकते हो, SnCl2 और HCl के प्रेजेंस में इसको आप रिएक्शन करवा सकते हो, जिसको बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन, जिसमें कि आप एल्डिहाइड बना सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये आपको याद रखना है, इसका मैकेनिज्म आपको पता हो या ना पता हो, ये रिएजेंट देख के आपको स्टीफन रिडक्शन नाम याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। पांचवा तरीका क्या है, ईस्टर से बनाना। ईस्टर होता है बेटा RCOOR, ROR तुम्हारा होता है वो ईथर होता है। ठीक है, तो या ईस्टर आपका एक बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है। फिर से वही बात, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करोगे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ तो एल्डिहाइड कीटोन ही बनता है, ये तो फिक्स्ड बात है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, डिबाल H। ठीक है, इससे आपका एल्डिहाइड ही बनेगा। फाइन, कीटोन भी बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पे ग्रुप कौन कौन से आते हैं, या मैक्सिमम केसेस में तो आपका एल्डिहाइड ही बनेगा, क्योंकि यहाँ से जैसे ही तोड़ोगे एक एक हाइड्रोजन चिपकाओगे तो ये दूसरा कार्बन तो है ही नहीं ना, कार्बन के एंड में OH है तो हमेशा एल्डिहाइड ही बनेगा। ठीक है, अब आते हैं गैटरमैन कॉच रिएक्शन। है कुछ भी नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट का ही एक कह लो आप वेरिएंट है, लेकिन नाम अलग अलग आपको याद रखना है। गैटरमैन कॉच रिएक्शन में क्या है कि बेंजीन पे अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, एनहाइड्रस AlCl3 या कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में ऑक्सीजन आप रिएक्शन करवाओगे तो CHO ग्रुप यहाँ पे चिपक जाएगा, एक एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे चिपक जाएगा, बेंजेल्डिहाइड जिसको आप बोलते हो। फ्रीडल क्राफ्ट में क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट में अगर आपको चिपकाना है तो आप क्या कर सकते हो, फिर से कोई एसिड का डेरिवेटिव ले लो, वो डेरिवेटिव पूरा यहाँ से चिपक जाएगा तो ये बन गया आपका कीटोन। मैम कीटोन कैसे, कीटोन इसलिए बेटा क्योंकि जो कार्बोनिल कार्बन है उसके साइड में तुमको H थोड़ी दिख रहा है, दूसरा कार्बन की चेन दिख रही है, R दिख रहा है। जब R दिख रहा है तो कीटोन ही तो हो सकता है ना, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये होता है तुम्हारा फ्रीडल क्राफ्ट सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि मैम एल्काइन से कैसे बना सकते हैं। तो एल्काइन में जो ट्रिपल बॉन्ड है, फिर से वही काम करो, इसको किसी भी तरीके से ऑक्सीजन दे दो। तो तुम क्या करो, जो मैग्नीशियम सल्फेट का आपका सोल्यूशन होता है उसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करा दो। ठीक है, 333 केल्विन पे, जिसकी वजह से आपका एल्डिहाइड या कीटोन बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये वाला और ये वाला जो कार्बन है वो फर्दर किसी R ग्रुप से अटैक्ड है कि नहीं। अगर नहीं होगा, सिर्फ H लगा होगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, अगर होगा तो डेफिनेट सी बात है कि आपको उसको कीटोन भी बनाना पड़ सकता है। दूसरा रिएजेंट क्या होता है एल्काइन से कीटोन या एल्डिहाइड बनाने का, B2H6 होता है इन प्रेजेंस ऑफ THF, है ना। और ये आपका फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है क्योंकि नीचे देखो पेरोक्साइड आयंस हैं। तो आपको ये एज इट इज याद रखना है कि एल्काइन से एल्डिहाइड कीटोन लाने का ये तरीका होता है। एल्कीन से क्या होता था, ओजोनोलिसिस। एल्काइन से क्या होता है आपका डाइल्यूट H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ आपका मैग्नीशियम सल्फेट, या फिर B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। ठीक है, अब या तो जो ग्लाइकॉल कंपाउंड्स होते हैं, ग्लाइकॉल कुछ नहीं होता, जब अगल बगल के कार्बन के, जब सेम मॉलिक्यूल के अगल बगल के कार्बन पे आपका अल्कोहलिक ग्रुप लग जाए उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकॉल। ये बड़े अनस्टेबल होते हैं क्योंकि इसमें से दो अल्कोहलिक बड़े हेवी ग्रुप लगा रहता है। ये कहता है हमको पानी बना के निकलने दो, हम दो अल्कोहल के ग्रुप आपस में अगल बगल झेल नहीं पाएंगे, तो ये होते हैं ग्लाइकॉल्स। अगर आप ग्लाइकॉल को किसी भी लेड के सॉल्ट के साथ ट्रीट करोगे तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, एक चेन जो है वो बन जाएगी एल्डिहाइड, दूसरी भी एल्डिहाइड बन सकती है, या फिर हो सकता है कि कीटोन्स भी बनाई जा सकें। जैसे यहाँ पे अगर आप ऐसे तोड़ोगे तो ये वाली भी एक एल्डिहाइडिक ग्रुप बन जाएगी, ये वाली भी एक एल्डिहाइडिक ग्रुप बन जाएगी। लेकिन सेम वही चीज़ अगर दोनों साइड से R लगा है और तब आप तोड़ोगे बीच में तो दोनों तरफ आपका कीटोन बन जाएगा। देखो फर्क क्या है, ये वाली जो चेन है जहाँ पे ग्लाइकॉल ग्रुप है, ये एक OH ये एक OH, टूटना हमेशा इसके बीच से, क्योंकि दो OH स्टेबल नहीं होते ना, तो इसके बीच से टूटेगा, इसके बीच से टूटेगा। तो जो नए कंपाउंड्स बनेंगे ना उसमें देखो एक R है एक C है और साइड में तुम्हारे हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो बचेगा क्या, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप बचेगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों साइड से। सेम वही चीज़ अगर इस कार्बन पे जिस पे OH लगा है वो दो तरफ से अपने रिंग से घिरा हुआ रहता, दो तरफ से उसको कार्बन घेरे रहते, तो कीटोन बनता, क्योंकि इसके दूसरी तरफ भी तो कार्बन है, तो ये आपके टर्मिनल एंड पे जा ही नहीं पाता, तो कीटोन बनता। ठीक है,
फिर एक आता है इटार्ड्स रिएक्शन, जो एक आध बार पूछा गया है। इसमें क्या होता है कि आपको ये लिख देंगे कि ये ए कंपाउंड है जिसको मैंने CrO2 Cl2 के साथ ट्रीट किया और एल्डिहाइड बन गया। तो आपको पहचानना है कि ये क्या है। हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी मिथाइल ग्रुप अगर लगा रहता है आपके बेंजीन रिंग पे और उसको तुम क्रोमियम के क्लोराइड ऑक्साइड्स के साथ अगर इसको रिएक्ट करवाओगे तो हमेशा लास्ट में एल्डिहाइड चिपक जाएगा उसकी जगह, ऑक्सीडेशन की वजह से। दिस इज सिंपल ऑक्सीडेशन। पहले इसको ये क्या करेगा, Cl की मदद से हैलो एल्केन बनाएगा, हैलो एल्केन के बाद क्या करेगा, Cr2 की मदद से उसको अल्कोहल बनाएगा और अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड में। तो जो मैं आपको वहाँ समझा रही थी कि हैलो एल्केन को अल्कोहल में रिप्लेस करना बड़ा इजी है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में रिप्लेस करना बड़ा इजी है, वही सेम चीज़ यहाँ पे इटार्ड्स रिएक्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। साइड चेन क्लोरीनेशन में क्या होगा, फिर वही चीज़, साइड का जो आपका हाइड्रोकार्बन है इसको ये लोग क्लोरीन की मदद से हैलो एल्केन बनाएंगे, हैलो एल्केन बना लेंगे तो यूवी लाइट और वाटर की मदद से उसको अल्कोहल में ऑक्सीडाइज कर लेंगे और अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देंगे एल्डिहाइड में। तो वही सेम चीज़ है जो घुमा फिरा के आपको बुक में ऐसा लगता है कि बड़ा बल्क में दिया हुआ है। ये सब देख के डरना वरना मत, तुम्हारे फ्रस्ट्रेशन का यही कारण है। इसीलिए बोलते हैं बेटा मौज से पढ़ो, कम पढ़ो, सिलेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ोगे तो बिल्कुल नहीं होगा। एकदम बढ़िया ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जो पोलैरिटी होती है ना कार्बोनिल ग्रुप की, वो क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि एक जो ऑक्सीजन लगा रहता है डबल बॉन्ड से वो बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और कार्बन इसको आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन खींचने देता है, ठीक है। इस वजह से ये बॉन्ड पोलर हो जाता है क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपका ऑक्सीजन खींचता है, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज। यही तो है ना भैया, ये है कार्बन जो है वो पॉजिटिव होने लगता है थोड़ा थोड़ा, ऑक्सीजन नेगेटिव होने लगता है। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। इसलिए इसका पोलर नेचर होता है और यहाँ पे एक नेट डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ बन जाता है। अब अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो डेफिनेट सी बात है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन चाहता हो। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है तो अपोजिट अट्रैक्ट, पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव चाहिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफाइल को हम लुईस एसिड भी बोलते हैं क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो आसानी से किसी भी लोन पेयर वाले को अटैक करने दे सकता है। तो इलेक्ट्रोफाइल या लुईस एसिड सेम चीज़ है, ठीक है, जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो और जो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन का अटैक चाहता हो, पॉजिटिव चार्ज। और जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन ज़्यादा ताकतवर होता है ना तो कार्बन से खींच लेगा। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया, पहले से ही इसके पास 2 लोन पेयर थे, ऊपर से इधर के भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। और जो लोन पेयर या न्यूक्लियोफाइल हो गया वो लुईस बेस हो गया, मतलब जो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखे वो लुईस बेस, जो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रख ले उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसी वजह से जो कार्बन है यही रिएक्शन लेता है, रिएक्शन में पार्ट लेता है ऑर्गेनिक के। ऑक्सीजन तो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कहता है ऐसा है, हमसे फालतू की बकैती मत काटो, हमारे पास 2 लोन पेयर, एक नेगेटिव चार्ज, हम क्यों पहले रिएक्शन करें, ठीक है, हम वैसे ही बहुत अमीर हैं। इसीलिए जितने भी रिएक्शंस होते हैं ये आपके कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल पे कौन रिएक्ट करने आता है, न्यूक्लियोफाइल। कार्बन के ऊपर इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में कॉमन है। अब आपको आपके AR क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, ठीक है। अब सेम वही चीज़ आते हैं, क्या बोला जा रहा है, एसिडिटी जो होती है कार्बोनिल ग्रुप की, कार्बोनिल ग्रुप एसिडिक होते हैं, चाहे आप एल्डिहाइड की बात करो, चाहे आप कीटोन की बात करो, चाहे आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करो, तीनों एसिडिक है। तभी तो फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाता है। क्यों एसिडिक है, सपोज करो यहाँ पे एक हाइड्रोजन चिपका है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन चिपका है और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है। जब कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला हाइड्रोजन सोचेगा कि यार तुम मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो, मैं चला जाता हूँ पॉजिटिव बन के, क्योंकि मैं तो हाइड्रोजन हूँ, छोटा सा एटम, कहीं भी पॉजिटिव बन के घूमता रहूँगा, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो जब हाइड्रोजन अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है तो कार्बन अपनी हाइड्रोजन से खींचेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज बन के निकल जाएगा। तो जब कोई भी H+ निकालने की कैपेसिटी रखता है उससे इलेक्ट्रॉन छीन के, तो उसी को तो कहते हो ना एसिडिक। और यहाँ पे आपको एसिडिक कैरेक्टर बड़ी आसानी से शो करने को दिख रहा है। बात समझ में आई? दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंसेप्ट्स को समझो, ठीक है। इसी वजह से एसिडिक कैरेक्टर होता है किसका, अल्फा हाइड्रोजन का। ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, इससे लगा हुआ हैलोजन, इससे लगा हुआ हाइड्रोजन क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसीलिए अल्फा हाइड्रोजन पोजीशन वाले हाइड्रोजन जो हैं वो एसिडिक होते हैं। बात समझ में आ गई? तो क्यों एसिडिक होते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है कार्बोनिल ग्रुप, जो कि इससे मान लो ये वाला कार्बन है, इससे जो अटैच्ड हाइड्रोजन है क्या होगा,
इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाला कार्बन इससे हाइड्रोजन छीन लेगा कि यार अपना हाइड्रोजन फेंको इधर, तुम ले आओ नेगेटिव चार्ज, मैं पॉजिटिव हुई, और मिलके रेजोनेंस करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर भर भर के लोन पेयर है। तो किसी भी एसिड का जब हाइड्रोजन दे देते हो तो जो बेस बनता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। दो रीजन है आपके एसिडिटी के। पहली चीज तो ये कार्बोनिल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको इससे इलेक्ट्रॉन छीनता है, और ये हाइड्रोजन से छीनेगा तो हाइड्रोजन H+ बन के निकल जाएगा, इसलिए एसिडिक है। दूसरा, कोई भी बेस दे दो, हाइड्रोजन कहेगा हमें जा रहा है H+ बन के, ये अपना नेगेटिव चार्ज संभालो। तो जैसे ही कार्बोनिल पे नेगेटिव चार्ज आएगा ये ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस करने लगेगा, इसलिए ज्यादा स्टेबल हो जाता है। दैट्स वाई देर इज एन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन केस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब ये तो मैं कहती हूँ स्टार पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है कि कीटोन, हमेशा एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, कीटोन उतना रिएक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? पहली बात तो ये कि एल्डिहाइड का जो कार्बोनिल कार्बन है उसके साइड में एक तरफ से सिर्फ हाइड्रोजन लगा है जो कि बहुत छोटा एटम है, तो किसी का भी आके यहाँ पे रिएक्शन करना बड़ा इजी है, उसको ज्यादा जगह मिलेगी, कोई भीड़ भाड़ नहीं मिलेगा। ठीक, जरा कीटोन देखो, ये आपका कीटोन है जिधर दूसरी तरफ भी कार्बन का बड़ा सा चेन लगा है, तो यहाँ पे तो जगह ही कम मिल रही है ना, दोनों तरफ से कार्बन के चेन लगे हुए हैं। जब जगह ही कम मिला है, स्टेरिक हिंड्रेंस भीड़ भाड़ इतनी ज्यादा है, कोई भी दोनों तरफ से रिएक्शन इसका हो ही नहीं पाएगा। इसलिए दूसरी बात, ये जो कार्बोनिल कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कीटोन में दोनों तरफ से उसको देने के लिए भाई हैं कार्बन के, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो ये इतना पॉजिटिव रह नहीं जाएगा। जबकि एल्डिहाइड में क्या है, सिर्फ एक ही भाई है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है एक ही साइड से, दूसरे साइड से तो हाइड्रोजन चिपका है जो कि इलेक्ट्रॉन देता वेता नहीं है, वो कहता है ऐसा है हमारे पास खुद इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, हमको कोई बेस दोगे तो मैं पॉजिटिव बन के निकल जाऊंगा। तो ये दोनों रीज़न होते हैं कि क्यों एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू योर दैट कीटोन। अब दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके नीट के एग्जाम में बार बार वन और दी अदर फॉर्म पूछा जाता है। सबसे पहले, सबसे छोटा एल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। घर में जितने छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा दुष्ट होते हैं, सेम वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि जो सबसे छोटा एल्डिहाइड है यानी फॉर्मल्डिहाइड वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद आपका कौन सा है कि अगर आप दूसरे साइड में कोई एक छोटा सा कार्बन का चेन लगा दो, अब कार्बन चेन एलिफैटिक से ज़्यादा एरोमेटिक, क्यों? क्योंकि एरोमेटिक में बड़ी सी रिंग लगी है तो इस साइड से अब कोई रिएक्शन नहीं कर पाएगा। उसके बाद कहीं आते हैं कीटोन्स। कीटोन्स में भी सबसे छोटा कीटोन सबसे पहले, फिर उसके बाद दूसरा बड़ा कीटोन जहाँ पे एक तरफ से आपका बेंजीन रिंग लगा है, और सबसे खराब रिएक्टिविटी होती है दोनों तरफ से बड़े बड़े बेंजीन रिंग, बीच में बेचारा कार्बोनिल फंसा हुआ है, उसकी तरफ तो रिएक्टिविटी हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, अब जैसे अगर आपको ये चीज़ ना समझ में आ रही हो, मान लीजिए सपोज करिए आपको ऐसी जगह जाके मैच खेलना है जहाँ पे गार्डिंग बड़ी तगड़ी है, इधर से भी फील्डिंग बहुत अच्छी है, उधर से भी बहुत अच्छी है, तो डेफिनेट सी बात है कि बैट्समैन बीच में फंस चुका है, वो कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ आउट हो सकता है, तो इसकी रिएक्टिविटी उतनी नहीं होगी। अब जहाँ पे आपको थोड़ी भी जगह मिलेगी, थोड़ी सी भी लूज फील्डिंग मिलेगी, वहाँ पे आपका रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप बड़े आसानी से फ्री हैंड होके खेलना पसंद करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर वेरियस एल्डिहाइड एंड कीटोन जो एज इट इज क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जो मैं आउट कर रही हूँ, जो नीट के एग्जाम में वन और द अदर फॉर्म पूछा ही जाता है। ठीक, ये हमने बात कर ली। फिर हम बात करते हैं कुछ कुछ एल्डिहाइड कीटोन्स के रिएक्शन के बारे में। जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, अगर आप तुम इसको HCN हाइड्रोसाइनाइड्स के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा? वही मैंने आपको बताया, यहाँ पे आएगा थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। क्यों? डबल बॉन्ड टूटेगा मैम। क्यों? डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। जरा सा किसी न्यूक्लियोफाइल को देखेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल कहेगा प्लीज़ आप डबल बॉन्ड ले लो मुझसे। ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। अब इसमें से नेगेटिव कौन है? साइनाइड। तो साइनाइड कहाँ एक्ट कर देगा? कार्बन पे। और ऑक्सीजन पे कौन करेगा? H+। ऑक्सीजन पे H+ चिपका दो। सिंपल सी ट्रिक मैं जो बता रही हूँ, फिर से समझ लो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो ये तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप है और ये तुम्हारा HCN है या कुछ भी है, व्हाट सो मैटर। कभी भी कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन कैसे करवाते हैं? कार्बन पे समझते हैं पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे समझते हैं नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इन दोनों को तोड़ लो तो टूटेगा H+ और CN- के फॉर्म में। CN- आके कार्बन के पॉजिटिव पे रिएक्ट कर देगा, H+ आके O पे रिएक्ट कर देगा। बनेगा क्या? C पे CN आ जाएगा, O पे H आ जाएगा। ध्यान से देखो, यही प्रोडक्ट तो बना रहे हो जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? साइनोहाइड्रिन। सी पे एक तरफ से CN ने अटैक कर दिया और O पे हाइड्रोजन आ गया। मतलब कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव लगाओ और दूसरे का पॉजिटिव नेगेटिव उठा के जोड़ दो। सिंपल सी इतनी सी बात है। ठीक है, तो साइनाइड से आपका क्या बनता है? बेसिकली साइनोहाइड्रिन बनते हैं।
फिर अगर आपने NaHSO3 के साथ रिएक्शन करवा दिया तो क्या होगा, फिर से वही चीज़, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, और ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा आपका H प्लस प्लस NaSO3 नेगेटिव के फॉर्म में। NaSO3 जो नेगेटिव वाला है वो कार्बन पे रिएक्ट कर देगा और H प्लस OH के साथ चला जाएगा, जिसको हम बाइसल्फाइड बोलते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ट्रिक याद है तो सारे कर जाओगे। अब जरा ये देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके लिए मैं आपको फूल पत्ते भी छोड़ दे रही हूँ। यहाँ पे कार्बोनिल फिर से टूटेगा O-C प्लस, ठीक है, O-C प्लस। ग्रिगनार्ड रिएजेंट में R हमेशा माइनस के फॉर्म में टूटता है, मैंने पहले भी आपको बताया क्यों, क्योंकि मेटल के आगे तो ये ज़्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो O के साथ MgX चिपकेगा और R चिपक जाएगा C से, और जैसे ही R C से चिपकेगा, फिर जैसे ही आप उसमें वाटर डालोगे तो क्या होगा, वाटर डालते ही वो किस में बदल जाएगा, वो आपका बदल जाएगा OH में। तो अगर आपको ध्यान हो कि हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, और उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी कार्बोनिल ग्रुप को अगर आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो अल्कोहल बनाएगा ही बनाएगा। दिस इज योर अल्कोहल माय डियर, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू नो। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू नो। उसके बाद क्या आता है, अगर आप किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा दोगे तो क्या होगा, फिर से वही, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ROH कैसे टूटेगा, OR आपका टूटेगा नेगेटिव के फॉर्म में, H प्लस के फॉर्म में, क्योंकि आपका अल्कोहल है ना तो एसिडिक होगा, H प्लस के फॉर्म में टूटेगा। H प्लस आके O माइनस पे रिएक्शन देगा, OR माइनस आके कार्बन पे रिएक्शन देगा, वही हुआ है। OR आके कार्बन पे रिएक्ट कर गया है, जिसकी वजह से बना है हेमी एसिटल, एक तरफ से OR एक तरफ से OH। ठीक है, फिर हमारा मन नहीं भरा, फिर से हमने अल्कोहल दे दिया। अब अल्कोहल दे दिया तो OH वाला ग्रुप किससे रिप्लेस हो जाएगा, OR से रिप्लेस हो जाएगा। तो जब दोनों तरफ OR लगा होता है तो इस कंपाउंड को बोलते हैं एसीटल। ठीक है, दैट यू नीड टू नो। अब देखो फिर से यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप किसी इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन क्यों, 2 कार्बन, ग्लाइकॉल क्यों, दोनों कार्बन के अगल बगल ही तो OH है, इसी को तो ग्लाइकॉल बोलते हैं। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। क्यों मैम, जहां कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, इसमें से एक H प्लस उठा के O पे चिपका दो और दूसरे वाले को एज इट इज रिएक्शन करवा दो। ठीक है, दोनों तरफ से ये जो ऑक्सीजन है ना 2 बॉन्ड वाले, उनको एक एक सिंगल बॉन्ड H हटा के दोनों तरफ चिपका दो। यही तो हुआ है, और तो कुछ हुआ ही नहीं है। क्या हुआ है, एक ऑक्सीजन यहाँ से हटा है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से हटे हैं, और बाकी पूरा कंपाउंड ऐसे ही चिपक गया है। इसी को बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई हूँ। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये है तुम्हारा कार्बोनिल कार्बन, जो मैं तुम्हें ट्रिक के फॉर्म में याद कराऊंगी। अगर इस कार्बोनिल कार्बन पे तुमने अमोनिया के साथ हीट कर दिया तो जो ऑक्सीजन है ना वो नाइट्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा। ऑक्सीजन की जगह हटाओ और NH चिपका दो, क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, तो वाटर के फॉर्म में डिहाइड्रेशन हो जाता है इसका। सेम वही काम यहाँ पे भी हुआ है इथाइलिन ग्लाइकॉल वाले में। ध्यान से देखो, एक ऑक्सीजन निकला, 2 हाइड्रोजन निकले, और पूरा ये ग्रुप आके इसने पीछे से अटैक कर दिया है। दैट इज इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको अमोनिया के साथ हीट कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, 2 हाइड्रोजन इसमें से निकालो, एक ऑक्सीजन इसमें से निकालो, और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन की जगह इसको चिपका दो। इसको बोलते हैं इमीन्स। इमीन्स क्या बोलते हैं, इमीन्स। C डबल बॉन्ड NH को बोलते हैं इमीन। ठीक है, अगर आपका अमोनिया के बजाय कोई चीज़ अमोनिया से कोई ग्रुप लगा हुआ है, Z में कुछ भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एराइल ग्रुप हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है। ये आपके स्कूल वाले, कोचिंग वाले बड़े डिटेल में बड़ा पढ़ाते हैं, ऐसा उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सबका नाम तो एक ही आना है, दैट इज कॉल्ड सब्सटीट्यूटेड इमीन या स्किफ बेस। क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूटेड क्यों भैया, एक अमोनिया के एक हाइड्रोजन को हटा के तुमने कोई और ग्रुप लगा दिया। मेरा मन किया मैंने CH3 लगा दिया, मेरा मन किया मैंने CH3OH लगा दिया, कुछ भी लगा दो, अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटा के उसको हम लोग बोल देते हैं सब्सटीट्यूटेड इमीन्स या स्किफ बेस। क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज स्किफ बेस, दैट इज सब्सटीट्यूटेड इमीन। फिर वही काम करना है, क्या करना है, दोनों हाइड्रोजन हटा दो यहाँ से, और जो Z बचा है उसको N के साथ डबल बॉन्ड के साथ कार्बन से चिपका दो। दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक दैट यू नीड टू नो। ठीक है, अब Z कुछ भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एराइल ग्रुप हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, अमोनिया का खुद का एक सॉल्ट हो सकता है, आपका नाइट्रोफिनॉल्स हो सकते हैं, या फिर आपके कार्बोनिल के कंपाउंड्स हो सकते हैं। फाइन, इतनी चीज़ें हमें समझ में आ गई मैम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ठीक है, अब
ऑक्सीडेशन की बात अगर हम करें तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके सॉल्ट ही बनाएगा। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो जाए कि एल्डिहाइड या कीटोन को कभी भी मैम ऑक्सीडाइज करेंगी तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। दैट इज अ मस्ट पॉइंट टू नो। पहला रिएजेंट जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7 कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जा रहा है। दूसरा रिएजेंट क्या है? ये बेसिकली सिल्वर अमोनियम का एक सॉल्ट है। सिल्वर अमोनियम का एक कॉम्प्लेक्स है, एक्चुअली सॉल्ट नहीं कॉम्प्लेक्स बोलना चाहिए क्योंकि इसके दोनों साइड में आप ब्रैकेट देख रहे हो, दैट इज इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अगर सिल्वर अमोनियम क्लोराइड या हाइड्रोक्साइड का कोई सॉल्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट, स्पेशल नाम देते हैं। व्हाट इज दैट रिएजेंट? टॉलेंस रिएजेंट। ये जब रिएक्ट करता है तो फिर से इसको ऑक्सीडाइज करके क्या करता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाता है और साथ में सिल्वर डिपोजिशन करवा देता है, सिल्वर के आयन को अलग कर देता है। ये सिल्वर जो है आपको टेस्ट ट्यूब में सिल्वर कलर का आपको पीपीटी दिखने लगता है, इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। क्योंकि अगर सिल्वर निकल रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि अंदर जो चीज़ है वो आपकी एल्डिहाइड ही है, क्योंकि ये वाला जो आपका कॉम्प्लेक्स है ये सिर्फ एल्डिहाइड से रिएक्ट कर सकता है, टॉलेंस रिएजेंट, कीटोन से नहीं। कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता ना K2Cr2O7 का कि जिसको फर्क ना पड़े, एल्डिहाइड कीटोन को दोनों को उठा के कार्बोक्सिलिक एसिड में पटक देता है। जो वीक वाले होते हैं वो छोटे वाले को सिर्फ ऑक्सीडाइज कर पाते हैं, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से सिल्वर आ जाता है आपके टेस्ट ट्यूब में रिप्लेस होने की वजह से। इसी को बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, जो कि सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं, और इस रिएजेंट को बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा एल्डिहाइड्स के लिए होता है रॉशल सॉल्ट। क्या होता है, अगर आप एल्डिहाइड के साथ कॉपर का सॉल्ट मिलाओ और रॉशल सॉल्ट मिलाओ तो व्हाट हैपन, फिर से वही, रॉशल सॉल्ट भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड का मतलब वो सिर्फ एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो इसकी वजह से कॉपर की जो पीपीटी बन जाती है ना बेटा, इसको बोलते हैं रेड कलर की पीपीटी दिखती है, एंड दिस इज नोन एज फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। ये भी सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें अगर आपके पास मिक्सचर हो कीटोन और एल्डिहाइड का तो उसको सेपरेट करने के काम आते हैं। पहला कौन सा? टॉलेंस रिएजेंट। दूसरा कौन सा? फेलिंग सोल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स नहीं देते। दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट यू नीड टू नो। और कीटोन्स क्यों नहीं देते बच्चों? इसलिए नहीं देते क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट या आपका फेलिंग सोल्यूशन कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। K2Cr2 बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो चाहे तुम एल्डिहाइड दो चाहे कीटोन दो, दोनों को उठा के कार्बोक्सिलिक एसिड में पटकेगा। लेकिन जो वीक हैं वो छोटे वालों को ही ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, कीटोन जैसे बड़े कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। फाइन, ठीक है मैम। फेलिंग सोल्यूशन, अब नाम बड़ा प्यारा सा है, अब कुछ बार क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट एक चीज़ और कि कभी भी एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते। क्यों नहीं देते? फिर वही बात, एरोमेटिक में बड़ा सा इधर एक कार्बन चेन लगा होगा, फिर तुम्हारा एल्डिहाइड होगा, तो ये बड़े लोगों को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते, इसीलिए कभी भी फेलिंग सोल्यूशन वाला टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी नहीं दे पाते। तो फेलिंग सोल्यूशन देता कौन है? सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू नो। दिल आ जाता है एग्जामिनर का, इसीलिए यहाँ पे दिल बना रखा है। ठीक है, अब कहोगे मैम बड़ा बोरियत वाला सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ता है, पर हमारा तो दिमाग ही नहीं लगता। उससे फर्क नहीं पड़ता ना बेटा, तुम्हारे दिमाग है, तुम्हारे दिल की चिंता यहाँ पे किसी को नहीं है। ठीक है, नीट का पेपर NTA बना रहा है और उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे दिल के 4 टुकड़े हुए हैं कि 8, पढ़ने में या तैयारी करने में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारा दिल जिस पे आ रहा है वो क्वेश्चन तुम्हें याद है कि नहीं। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो फेलिंग सोल्यूशन हमेशा सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड देते हैं, ना एरोमेटिक देते हैं ना कीटोन देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे रिएक्शन की, जहाँ पे अगर आप कॉपर सॉल्ट के साथ या कॉपर के हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम सिट्रेट के साथ कोई रिएक्शन कराते हो तो फिर से यहाँ पे एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके एल्डिहाइड्स का। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बेनेडिक्ट सोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? बेनेडिक्ट सोल्यूशन। ट्राई हम दोनों पे करते हैं, अगर कीटोन पे करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं जाएगा, एल्डिहाइड पे करोगे तो आपका क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ओनली फॉर एल्डिहाइड एंड इट इज बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका टॉलेंस होता है और आपका फेलिंग होता है। टॉलन आपको याद रहना चाहिए, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें कि अमोनिया का कॉम्प्लेक्स होता है सिल्वर के साथ, और क्या होता है कि एल्डिहाइड इस अमोनिया के कॉम्प्लेक्स को सिल्वर वाले को बाहर फेंक देता है, इसलिए सिल्वर मिरर टेस्ट की तरह वो अपीयर करता है। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो दैट इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन।
रिडक्शन की बात करते हैं, ये मैंने साइड में इसलिए लिखा है ना क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि हम दोनों पे बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड पे भी बात कर रहे हैं, कीटोन पे भी बात कर रहे हैं। सीधी सी बात है, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करोगे अल्कोहल बनाओगे। अगर वो एल्डिहाइड को करोगे तुम तो सेकेंडरी अगर तुम एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनाओगे, कीटोन को रिड्यूस करोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाओगे। सिंपल वही बात है। तो अगर तुमने एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस किया तो तुम क्या बनाओगे, अल्कोहल्स बनाओगे। दो तरीके के ऑक्सीडेशन हो सकते हैं, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल या पैलेडियम या प्लैटिनम, या फिर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूज कर लो दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक, इंपॉर्टेंट जरा ये है क्लेमेंसिन्स रिडक्शन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन। नाम बड़ा प्यारा है, दिल फिर से एग्जामिनर का आ जाता है इस पे। इसमें क्या करते हैं हम, कीटोन्स वगैरह को ना डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस कर देते हैं। तो अगर कभी भी कार्बोनिल ग्रुप को डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजन हटा के 2 हाइड्रोजन चिपका रहे हैं, समझ जाओ 2 ही रिएजेंट पॉसिबल हैं, या तो क्लेमेंसन वाले या तो वुल्फ किश्नर। क्लेमेंसन में क्या है, जिंक के साथ आपका मरकरी होता है HCl के प्रेजेंस में, और वुल्फ किश्नर में क्या है, उसमें NH2 का होता है इन प्रेजेंस ऑफ KOH एंड HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ये दोनों रिएजेंट होते हैं वुल्फ किश्नर के लिए, और क्लेमेंसन के लिए होता है जिंक इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो। सॉरी, दिस इज मरकरी नॉट मैग्नीशियम, Hg इज मरकरी, मैग्नीशियम Mg होता है बच्चे। ठीक है, तो अगर कभी भी कार्बोनिल ग्रुप को मैं कार्बन तक लेके जा रही हूँ, हाइड्रोकार्बन तक, समझ जाओ 2 ही तरीका, जिंक और मरकरी वाला सॉल्ट या फिर वुल्फ किश्नर वाला रिडक्शन। सिंपल। ठीक है, अब फेलिंग सोल्यूशन में हमें थोड़ी सी बात करनी थी। फेलिंग सोल्यूशन में जो फेलिंग बी होता है उसको बोलते हैं रॉशल सॉल्ट, और बेसिकली वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन। जो फेलिंग सोल्यूशन ए होता है बेटा वो होता है एक्वस कॉपर सल्फेट। तो ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। जो हम लोग दूसरा टेस्ट करते थे ना ऑक्सीडेशन वाले में, दिस वन, ये फेलिंग सोल्यूशन बी वाले पे करते थे। देखो रॉशल सॉल्ट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब फेलिंग सोल्यूशन बी यूज कर रहे हैं, जिसमें कि केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, रॉशल सॉल्ट का। और फेलिंग सोल्यूशन ए होता है तुम्हारा एक्वस कॉपर सल्फेट, जो आपको पता रहना चाहिए। अब बात करते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन की। हैलोफॉर्म रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ की पॉइंट्स क्या हैं? की पॉइंट्स ये हैं कि ये हमेशा ऐसे कंपाउंड्स रिएक्शन दे पाते हैं जिनके पास CH3CO वाले ग्रुप अवेलेबल रहते हैं, फिर चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो अल्कोहल हो। जिनके भी पास टर्मिनल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम होता है वही ये काम कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि जिसके पास ये टर्मिनल हाइड्रोजन होता है ना, दिस वन टर्मिनल हाइड्रोजन होता है ना, टर्मिनल एकदम एंड वाला हाइड्रोजन, वही तुम्हारे ये जो होता क्या है, NaOH को जब तुम आयोडीन के साथ मिलाते हो तो NaOI बनता है, जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग आप कह लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब कभी भी आप किसी को भी ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करोगे तो ये ऑक्सीडाइज करके उसका क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनाएगा। और कार्बोक्सिलिक सॉल्ट जो बनता है उसके साथ साथ बनता है आपका आइडोफॉर्म, दैट इज CHI3, जो कि येलो प्रेसिपिटेट हो जाता है और डिपॉजिट हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इसके बारे में याद रखने हैं। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार कोशिश करते हैं। सॉरी, देखो यहाँ पे हैलोफॉर्म रिएक्शन की समरी क्या है। जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है उसके अल्फा कार्बन पे कुछ ना कुछ हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो वो रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? जैसे ही हम पहले इसमें NaOH इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन डालते हैं तो व्हाट हैपन, इस अल्फा वाले हाइड्रोजन को हटा के ये लोग अल्कोहल बना देते हैं, पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और या अल्कोहल बना के फिर एल्डिहाइड, फिर मतलब बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके चले जाते हैं। तीनों हाइड्रोजन निकाल दोगे तो ये इसके साथ सॉल्ट बना लेंगे, दैट इज बेसिकली I3 और साथ में H या NH, जो भी आप लेना चाहो। ठीक है, अल्फा कार्बन कौन सा होता है? जैसे ये वाला कार्बोनिल कार्बन है ना, जिसपे ऑक्सीजन लगा है वो कार्बोनिल कार्बन, तो उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। जब भी अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होता है ना, वहीं से उसको क्या करते हैं, खींच के ये लोग ले जाते हैं, क्योंकि वहीं पे इनको कार्बन खींचोगे तो ये क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन पाएगा, एक ऑक्सीजन तुम वहाँ पे ऐड करा पाओगे। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू नो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली नेट ऑक्सीडेशन होता है किसी भी कीटोन का, अल्फा कार्बन का, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाए।
जो फॉर्मेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब इसके साइड में मिथाइल कीटोन लगाओ, क्योंकि मुझे 3 हाइड्रोजन निकाल के 3 आयोडीन चिपकाने हैं, तभी ये पॉसिबिलिटी है। ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, जैसे ही तुम आयोडीन मिला रहे हो तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं किससे, आयोडीन से, तभी तो तुम ले पा रहे हो ना इसको फाइनली सोडियम के सॉल्ट के साथ, और 3 आयोडीन इसके साथ ले पा रहे हो। तो लास्ट में आयोडोफॉर्म कैसे बनता है, जब 3 आयोडीन चिपके हों किसी कार्बन के साथ, ठीक है। तो कोई भी कीटोन जिसके साइड में एक मिथाइल ग्रुप है सिर्फ वही हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है, सारे कीटोन्स नहीं देते। इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है पहचानने में कि कौन से कीटोन में लास्ट में CH3 एक साइड है, जिसके पास है वो हैलोफॉर्म शो कर देगा। मैकेनिज्म आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो मिथाइल कीटोन्स के लिए होता है ये हैलोफॉर्म रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू नो, ठीक है। आगे आते हैं, मिथाइल कीटोन के लिए हो सकता है, मिथाइल अल्कोहल के लिए हो सकता है, या फिर मिथाइल किसी भी ग्रुप में जो साइड में लगाओ, क्योंकि तुम क्या कर सकते हो, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा सकते हो कीटोन में। जब आयोडीन डालोगे तो आयोडीन तो ऑक्सीडेशन करता ही करता है ना, तो वह अल्कोहल को कीटोन तक ऑक्सीडाइज कर लेगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट, फाइन। अब नीचे आते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन का क्या मतलब है, कैसे करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इस पे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट हैपन, एल्डिहाइड इन कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड हो एटलीस्ट एक, वही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। कैसे शो कर सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ वीक एल्कली एज अ कैटलिस्ट, जिसमें कि वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या एल्डोल्स बनाते हैं, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स एज अ प्रोडक्ट बनाते हैं। नहीं समझ में आया मैम, कोई बात नहीं बच्चे, आगे चलो। देखो मैं यहाँ पे तुम्हें समझाती हूँ कि किस तरीके से होता है, मैं यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज करो ये आपका एक एल्डिहाइड है, तो मैंने आपको बताया था कि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये दूसरा एल्डिहाइड है, ये मान लो कीटोन है, ठीक है, ये मान लो ये कीटोन है, इसका भी जब बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। हमने बताया था कि ये वाला कार्बन ही तो वल्नरेबल होता है ना, चाहता है कि कोई न्यूक्लियोफाइल आके इस पर अटैक कर दे। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है मैम, नेगेटिव चार्ज वाला। कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और यही तो चाहता है ना कि मेरे ऊपर एक्शन हो, कोई रिएक्ट करे ताकि मेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो। और पॉजिटिव चार्ज किससे खत्म होगा, न्यूक्लियोफाइल से, न्यूक्लियोफाइल से। तो भैया ज़रूरी है क्या कि बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करे, जरा नीचे नज़र घुमाइए, नीचे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, साथ में 2 लोन पेयर, ये भी तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अगर ये खुद का ही कंपाउंड इस पर रिएक्ट करवा दे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा मैम, चिपक जाएगा, वो भी न्यूक्लियोफाइल है, क्या हुआ, भाई भाई ही तो है। ज़रा ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, सेम यही चीज़ आकर ऊपर चिपक जाएगी। कैसे चिपकेगी, ज़रा ध्यान देना, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये पूरा कंपाउंड इसके ऊपर चिपका दीजिए, ठीक। यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसका हाइड्रोजन इसके ऊपर जाके चिपक जाएगा फाइनली। तो आपका इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट एनॉल। देखिए यहाँ पे मैंने करके दिखाया है, जो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया कि जैसे ये ऑक्सीजन इस पर चिपकेगा तो अब कहेगा अरे भैया कार्बन का पॉजिटिव चार्ज मुझ पर आ गया, तो ये नीचे वाले से हाइड्रोजन छीन लेगा और यहाँ पे बनेंगे अल्कोहल्स। ज़रा ध्यान से देखो, फिर से समझ लो, ये आपका एक एल्डिहाइड है जिसमें आपका ये कार्बोनिल कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, बहुत बढ़िया। डाइल्यूट हमने क्या डाला, एल्कली डाला, जिसकी वजह से ये रिएक्शन होगा। कैसे होगा, ये देखिए, ये तो पूरा एक पूरा ये वाला एटम है जिसके ऑक्सीजन पे क्या होगा, हाइड्रोजन आके चिपक जाएगा, इसकी वजह से H+ भी निकलता रहता है, OH- आयन भी निकलता रहता है। और जहाँ पे दूसरे वाले का अल्फा कार्बन है वो कहेगा ठीक है मैं अपना हाइड्रोजन तुमको दे देता हूँ, मुझे अपने साथ चिपका लो। ये बन गया आपका एल्डोल प्रोडक्ट। अब अगर आपने इसको ज़्यादा हीट कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे एक OH है, यहाँ पे इसके बगल में H है, ये क्या करेगा, OH यहाँ से निकल जाएगा, H+ यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसी को बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्यों, लास्ट में ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये एल्डिहाइडिक का कार्बोनिल कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन है, ये वाला बीटा कार्बन है, तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है,
इसलिए हम बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। जिनको नहीं समझ में आया फिर से एक बार समझ लो। देखो अभी मैं तुम्हें 4 बार 5 बार समझा दे रही हूँ, बार बार समझ लो बच्चे। एग्जाम में तुम्हारे साथ गलती नहीं होनी चाहिए वरना खेल हो जाएगा। है कुछ नहीं, तुम्हें डरा रहे हैं बस ये बड़े बड़े नाम लिख के, है कुछ भी नहीं। देखो यही वाला रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, RCH2 है, उसके साथ COH है। कोई भी कार्बोनिल कार्बन जो होता है जिसके बगल में अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन लगे हो वो एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है। क्यों दे सकता है मैम? इसलिए दे सकता है क्योंकि कार्बोनिल की तो प्रॉपर्टी है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, डायपोल मोमेंट की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो हमने पढ़ा है ना कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक कर सकता है क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। और आपके जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं या कीटोनिक ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को ऐड कराते हैं अपने ऊपर। हाँ मैम ये तो पढ़ा है। तो जब ये पढ़ा है बेटा तो इसका दूसरा कार्बन खराब है क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह? ये खराब दिख रहा है क्या तुमको? ये खराब दिख रहा है आपको? नहीं मैम ये भी बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, O- है, C+ है। वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो O- है अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस वाले हाइड्रोजन पे, इस वाले अल्फा वाले 2 हाइड्रोजन है ना, फिर से एक बार देख लो, अल्फा वाले 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये जो इसके साथ चिपका हुआ है। तो O वाला बोलेगा भैया H+ तुम निकल जाओ और इस कार्बन को इसके साथ रिएक्ट करा दो ताकि सब स्टेबल हो जाए। सेम वही चीज़ यहाँ हुई है। सॉरी देखो ध्यान से, सेम वही चीज़ यहाँ हुई है। जो अल्फा वाला हाइड्रोजन है वो एक हाइड्रोजन आके कार्बन पे रिएक्ट कर दिया है क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या बना रहा था, क्योंकि ये हाइड्रोजन आपका एसिडिक था, H+ के फॉर्म में आके O पे रिएक्ट कर दे रहा था। और जैसे ही ये रिएक्ट कर रहा था तो दूसरा वाला कार्बन चेन इस पे रिएक्ट कर दे रहा था और यहाँ पे बन जा रहा था एल्डोल, जहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड है और दूसरी तरफ अल्कोहल है। इसको तुम हीट करोगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये तो हट नहीं सकता, ये वाला ऑक्सीजन कहेगा हम डबल बॉन्डेड है, हम बड़े स्टेबल है, हम नहीं हटेंगे। तो ये कहेगा अल्फा वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है बड़ा एसिडिक है, इसको निकालो। अगर इसको निकालोगे तो इसके बगल से अब इसको निकालना पड़ेगा, OH वाले ग्रुप को, तभी तो पानी बना पाओगे। पानी के लिए एक OH चाहिए, एक H चाहिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब डबल बॉन्ड आता कौन सी पोजीशन पे? ये वाला कार्बोनिल कार्बन है तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आया है इसलिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड नाम दे दिया है। आई होप अब आपको चीज़ें समझ में आ गई हूँ। यही सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि एल्डोल और कीटोल जो है वो बड़े आसानी से वाटर को लूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप होता है, साथ में OH ग्रुप होता है। मैंने आपको बताया था बड़े स्टेबल होते नहीं है ये, इसलिए ये डबल बॉन्ड बना लेते हैं ताकि रेजोनेंस में रह पाए। देखो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के फिर डबल बॉन्ड, तो ये बढ़िया रेजोनेंस में रहने के लिए डबल बॉन्ड कर लेते हैं और अनस्टेबल तो है ही है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब किसी को अगर नहीं समझ में आया डिफरेंट एग्जाम्पल से समझ लो। सपोज करो ये एक एल्डिहाइड है और ये एक एल्डिहाइड है, ठीक है, मैंने इसका मिक्सचर लिया तो हमको पता है कि कार्बोनिल कार्बन के बगल वाला अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है बड़ा एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो H++ की फॉर्म में निकलने की टेंडेंसी रखता है। और हमें पता है कि इसका कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला कार्बन जब आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला कार्बन आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, H+ निकलेगा तो ये वाला कार्बन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, कार्बन वाला नेगेटिव चार्ज आके इसके ऊपर रिएक्ट कर देगा। क्यों भैया? कार्बन कार्बन ज़्यादा स्टेबल होता है। कार्बन कार्बन ज़्यादा स्टेबल होगा तो क्या होगा कि कार्बन ने इसके ऊपर रिएक्ट कर दिया, O के ऊपर H चिपक गया, इसका ये वाला जो H निकला ये O के ऊपर चिपक गया और बाकी सब कुछ ऐसे धरा का धरा रह गया इधर साइड वाला। ये हो गया तुम्हारा एल्डोल्स, इसीलिए लिखा है NL का मतलब है पीछे एल्डिहाइड लगा हुआ है और आगे हाइड्रोक्सी लिखा है, इसका मतलब इसमें एक आपका फिनॉल का भी ग्रुप है। ठीक है, मतलब इन नटशेल अगर तुम्हें ना समझ में आए तो फिर से ध्यान रखना, होता कुछ नहीं है। कार्बोनिल कार्बन का अल्फा वाला पोजीशन का जो हाइड्रोजन होता है बड़ा एसिडिक होता है, H+ के फॉर्म में निकलने की टेंडेंसी रखता है जरा सा कुछ भी मिले तो इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो ऑक्सीजन क्या कहता है कि मैं तो रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा एटम हूँ, एक काम करो कार्बन कार्बन के साथ रिएक्ट कर जाए क्योंकि एक कार्बन पे पॉजिटिव है दूसरे कार्बन पे नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर रिएक्ट करा दो और एल्डोल बना दो। सिंपल यही चीज़ है। ठीक है,
ये आपका हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, यही सेम चीज़ यहाँ पे फिर से आपको लाइन डायग्राम के फॉर्म में समझाई गई है, दैट इज ऑल्सो एल्डोल एडिशन। ठीक, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? अरे भैया, इंट्रामोलिकुलर का मतलब कि एक ही इतना बड़ा मॉलिक्यूल है जिसमें कि कार्बोनिल कार्बन अवेलेबल है। तो अगर डाइकीटोन्स हैं, डाइकीटोन्स का मतलब कि दोनों तरफ, जैसे देखो नेक्स्ट में देखो, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें दोनों साइड कार्बोनिल कार्बन है, इधर भी है इधर भी है। तो ये क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा और अपने ऊपर ही अटैक कर देगा। तो जब अपने ऊपर ही अटैक कर देगा तो रिंग नहीं बना लेगा। देखो यहाँ से ये अगर अटैक करेगा तो एक रिंग बन जाएगी। तो वही वो कह रहा है कि अगर इंट्रामोलिकुलर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कार्बोनिल कार्बन की वजह से एल्डोल हुआ तो वो रिंग बना लेगा डाइकीटोन्स जैसा। ठीक है, यही चीज़ ये बताना चाह रहा है। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, सिंपल एल्डोल क्या होता है कि मतलब मेरे पास एक ही ऐसी तरीके का एल्डोल था जो कि दो दो मॉलिक्यूल करके आपस में रिएक्ट कर रहे थे। क्रॉस का मतलब है मेरे पास मिक्सचर है, एक बेंजल्डिहाइड है एक इथेनॉल है, मतलब दो तरीके का मिक्सचर है। तो कोई किसी पे भी रिएक्ट कर सकता है, एक बार ये इस पे रिएक्ट करेगा, एक बार ये इस पे रिएक्ट करेगा। तो जब दो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करोगे तो 4 डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, ये इस पे आगे से फिर पीछे से, तो 2 कॉन्फ़िगरेशन ये, और फिर ये इस पे 2 कॉन्फ़िगरेशन में रिएक्ट करेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं आपके क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में। ठीक है, जब 2 डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें दैट इज क्रॉस, सेम टाइप के एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट करें दैट इज सेल्फ कंडेंसेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 4 प्रोडक्ट्स का मिनिमम मिक्सचर बनता है जो आपको ध्यान रखना है। ये खत्म हुआ आपका एल्डोल कंडेंसेशन। कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है? मैंने अभी बताया एल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ और सिर्फ वो कंपाउंड देते हैं जिन पे कि अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम हो। कोई ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो अगर आप उसको ऑक्सीडाइज करोगे ना तो उसका एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। इसी को बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो पहली बात तो उनके साथ होता है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम आपको दिख नहीं रहा क्या, ये वाला जो कार्बोनिल है इसमें इधर भी हाइड्रोजन है इधर भी हाइड्रोजन है, आप कैसे कह रहे हो? बच्चे मेरे एक बार ज़रा ध्यान से देखना, हमने अभी आपको क्या समझाया। मैंने कहा कि अल्फा किसको बोलते हो? अल्फा इसको बोलते हो कि जो कार्बोनिल कार्बन है, ये वाला कार्बोनिल कार्बन है, इसके बगल में जो कार्बन लगा है इसको अल्फा कार्बन बोलोगे, और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन लगे होंगे उनको तुम अल्फा हाइड्रोजन बोलोगे। ये थोड़ी अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बोनिल कार्बन के बगल में चिपका हुआ हाइड्रोजन थोड़ी अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है कार्बोनिल कार्बन के इधर साइड जो कार्बन है वो जितने हाइड्रोजन से चिपका हो। कार्बोनिल कार्बन के हाइड्रोजन की बात हो रही है। फॉर्मल्डिहाइड का तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें तो कोई कार्बोनिल कार्बन ही नहीं है, ये कार्बोनिल कार्बन है, इसके बगल में कहाँ कोई CH3 है, कोई CH3 है ही नहीं। तो जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। ठीक है, तो कैनिज़ारो रिएक्शन हमेशा ऐसे के साथ होता है जिसमें कि कार्बोनिल कार्बन के बगल में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो इसमें से एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरा कंपाउंड रिड्यूस करेगा। ऑक्सीडेशन की वजह से तुम्हारा क्या बनेगा, बेसिकली आपका एसिड बनेगा, एसिड के सॉल्ट बनेंगे, और रिडक्शन की वजह से अल्कोहल बनेगा। सेम वही चीज़ है, एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे एक अल्कोहल, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे आपका एसिड बन जाएगा। सिंपल सी बात है, इसी को बोलते हैं कैनिज़ारो। क्रॉस कैनिज़ारो क्या होता है? ज़रा ये बेंजल्डिहाइड देखो, इसमें भी तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है? बेंजीन रिंग में 6 कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन चिपका रहता है। यहाँ पे तो जहाँ पे हाइड्रोजन चिपका है वहाँ पे आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे तो सिर्फ आपका कार्बन है, अल्फा कार्बन, कोई हाइड्रोजन नहीं इसके बगल में। ये जो कार्बन है ये अगल बगल तो कार्बन से घिरा हुआ है, कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। तो ये एक हो गया आपका जहाँ पे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन मिसिंग है। देखो ये कार्बोनिल ग्रुप, इसके बगल में ये कार्बन। अब हमें पता है बेंजीन रिंग में एक कार्बन पे एक ही बॉन्ड लग सकता है, यहाँ पे ये बॉन्ड लग चुका है तो मतलब हाइड्रोजन हट चुका है इसके यहाँ से। अब अगर इस पे हाइड्रोजन नहीं है तो हमारा इसमें एल्डोल तो नहीं हो पाएगा। एल्डोल नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? डेफिनेटली आपका कैनिज़ारो होगा, जिसमें से आपका एक रिड्यूस होके क्या बना देगा, एसिड बना देगा, एक आपका अल्कोहल बना देगा। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी चाहिए। इसका मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता क्रॉस कैनिज़ारो का, बस आपको पता रहना चाहिए एक एसिड और एक आपका नॉर्मल अल्कोहल बनेगा। मैकेनिज्म ऑफ क्रॉस कैनिज़ारो इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट योर लेवल। ठीक है, अच्छा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ एक ट्रिक कि जो छोटा एल्डिहाइड होता है ना, जो छोटा होता है उसको ऑक्सीडाइज करना ईजी है, इसलिए छोटे वाले को हमेशा ये लोग एसिड बना देते हैं, एसिड का सॉल्ट बना देते हैं।
बड़े वाले को ऑक्सीडाइज करना मुश्किल है, इतने बड़े ग्रुप को कौन ऑक्सीडाइज कर पाएगा, बहुत स्ट्रांग, और बहुत स्ट्रांग तो बहुत लिमिटेड लोग होते हैं, इसलिए इसको ये लोग रिड्यूस करा के अल्कोहल बना देते हैं। तो कभी भी अगर आपको ऑप्शन मिले कि बड़े वाले को ऑक्सीडाइज करेगी छोटे वाले को कर देना, बड़े वाले को नहीं, ठीक है। अब एल्डिहाइड या कीटोन जो आपके बेंजीन रिंग से लगे होते हैं ना, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। डीएक्टिवेटिंग क्यों? यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है और इसके ऊपर आ सकता है नेगेटिव चार्ज, जब ये बॉन्ड टूटेगा डबल वाला तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। जितने भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ घसीटने की कैपेसिटी रखते हैं, वो हमेशा मेटा पोजीशन पे किसी भी रिएक्शन को फेवर करते हैं। तो आपको मेटा पोजीशन कौन सी होती है? सेकेंड पोजीशन। फर्स्ट वाली ऑर्थो, सेकेंड वाली मेटा, थर्ड वाली पैरा होती है, ठीक है। तो अभी हमको पता है कि भाई बेंजीन रिंग तो बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, तो इस पे न्यूक्लियोफाइल ही एक्शन करेगा ही करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल को कहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन करवाता है? मेटा पोजीशन पे। ये कहता है ऐसा है, ऑर्थो पैरा पे हम तुमको नहीं देंगे, मेटा पे आके करना है तो करो। अब उसका रीजन होता है बेटा, उसका रीजन ये होता है कि रेजोनेंस की वजह से ना मेटा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन थोड़े बढ़े रहते हैं, ऑर्थो पैरा पे कम हो जाते हैं, क्योंकि डीएक्टिवेशन सबसे ज्यादा एल्डिहाइड कीटोन का लगता है आपके ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो आपको इन अ नटशेल ट्रिक की तरह याद रखना है, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब एट द एंड ऑफ दिस एल्डिहाइड कीटोन वाला टॉपिक हमको कुछ टेस्ट पता होने चाहिए, क्योंकि इस बार आपके जो एनटीए है उसने क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव केमिस्ट्री के कुछ एस्पेक्ट्स को ऐड किया है, तो उस एडिशन की वजह से ये टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। पहला है शिफ्स रिएजेंट। शिफ्स रिएजेंट हमने पढ़ा था, क्या होता था? सब्स्टिट्यूटेड इमीन्स। देखो ध्यान से, हमने जब ये पढ़ाया था कि किसी भी तरीके के रिएक्शंस में क्या क्या बनता है, तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली पढ़ाया था सब्स्टिट्यूटेड इमीन्स के बारे में, इफ़ यू क्लियरली रिमेंबर। अगर आप नहीं भी याद रखेंगे तो मैं आपको वापस से याद दिला दूंगी। दिस वन, कार्बोनिल कंपाउंड पे जब भी अमोनिया के किसी सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड का रिएक्शन होता है तो बनता है स्किफ बेस या सब्स्टिट्यूटेड इमीन्स, ठीक है। तो पहला तो क्वेश्चन यही है कि स्किफ बेस क्या है, तो सब्स्टिट्यूटेड इमीन है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं सब्स्टिट्यूटेड इमीन्स के बारे में। तो स्किफ बेस के साथ अगर एल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है तो पिंक कलर देगा, और अगर कीटोन रिएक्ट कर रहा है तो कोई कलर नहीं देगा। सिंपल ट्रिक एंड शॉर्ट फॉर्म जो आपको याद रखना है, स्किफ रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड पिंक कलर, कीटोन नो कलर, ठीक। फेलिंग सोल्यूशन के साथ वही फेलिंग याद आया, रॉशल सॉल्ट फेलिंग, जिसकी वजह से कॉपर का प्रेसिपिटेट बन रहा था। तो जो एल्डिहाइड होगा वो रेड कलर का कॉपर का प्रेसिपिटेट देखता है C2O करके। कीटोन तो भैया रिएक्ट ही नहीं कर पाता, तो वो कुछ नहीं करेगा उसके साथ। तो हमें ये दोनों पता है, स्किफ रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड पिंक कलर, कीटोन नो कलर। फेलिंग के साथ एल्डिहाइड रेड कलर, कीटोन नो कलर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू नीड टू नो। फेलिंग सोल्यूशन वाला हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिपीटिशन है, ठीक है। थर्ड आपका टॉलेंस रिएजेंट, हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं, क्या है? सिल्वर मिरर टेस्ट, जिसमें कि एल्डिहाइड तुम्हारा क्या दे देता है? सिल्वर बाहर निकाल के फेंक देता है, जिसकी वजह से सिल्वर सिल्वर पीपीटी आपको दिखती है। कीटोन इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो वो कोई चेंज नहीं दिखाएगा। ए का मतलब एल्डिहाइड, के का मतलब कीटोन। इस तरीके से आपके शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता रहने चाहिए जो आपको याद आए, ठीक है। मैम हो गया बहुत सारा लेक्चर बहुत ज़्यादा हो गया। आप चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। देखो ये सारे नीट में कभी ना कभी आए क्वेश्चंस हैं, तो अगर तुम मेरे लेक्चर के बाद ये क्वेश्चंस लगा ले जा रहे हो, इसका मतलब यू आर बैंग ऑन टारगेट एंड यू आर एबल टू सॉल्व योर नीट PYQs। लेक्चर पढ़ो, नीट के PYQs लगाओ। कोई डाउट हो तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आपको हमारे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप सारे तरीके के शॉर्ट नोट्स, ट्रिक्स, PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, और ये वही है जिससे मैंने प्रिपरेशन की थी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, और वरना चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम पे भी आप डॉक्टर तान्या सिंह के हैंडल से फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप कोई भी अपने डाउट्स वहाँ पे भी पूछ सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप, और ये आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, दैट यू कैन फॉलो एंड आस्क योर क्वेरीज देयर। आई एल वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू आंसर योर क्वेरीज, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन पहला देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट रिएक्ट विद NaHSO3। ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि इसके साथ कौन रिएक्ट नहीं करेगा। ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये हमसे पूछना चाह रहे हैं कि इनमें से सबसे कम रिएक्टिव कौन है। सबसे ज़्यादा तो हमें पता है कि एल्डिहाइड होता है, और सबसे कम कीटोन होता है। एल्डिहाइड तो दोनों रिएक्ट करेंगे, पहला वाला भी करेगा, लास्ट वाला भी करेगा, ठीक। कीटोन बात तुम्हारा बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। इन दोनों में से खराब कीटोन कौन है? बी वाला मैम। क्यों बी वाला मैम?
ध्यान से देखो, इधर एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, ये इस तरीके का कीटोन है, ये इस तरीके का कीटोन है, और ये इस तरीके का कीटोन है। कौन आसानी से रिएक्ट करता है? एल्डिहाइड करता है। एल्डिहाइड करता है तो ऑप्शन डी और ऑप्शन ए तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। कीटोन की रिएक्टिविटी कम होती है। कीटोन की रिएक्टिविटी क्यों कम होती है? क्योंकि उसमें भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। जिसमें जितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी वो उतना कम रिएक्टिव होगा। इसमें भीड़ भाड़ थोड़ी कम है क्योंकि छोटे छोटे 2 CH3 ग्रुप लगे हैं, तो ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब तुमने देखा, अगर यही क्वेश्चन किसी और को दिया जाता तो सोचता अरे भैया ये NaHSO3 से तो मैम ने कहा था कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों रिएक्ट करते हैं और सारे ऑप्शन में एल्डिहाइड कीटोन है, अब मैं कैसे करूं? तो बेटा वही तो मैम सिखा रही है, ट्रिक कैसे लगाना है। देखा तुमने किस तरीके से रिएक्टिविटी पूछ ली इन्होंने इस क्वेश्चन में? यही तो ट्रिक लगाना मैम सिखा रही है। ध्यान से सुनो, मजे काटो, है ना। कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करो, आगे बढ़ो यार, क्या करना है। ठीक है, सेम वही चीज़ को इन्होंने दूसरे तरीके से पूछा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ। मैम ने तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन करा दिया है। कैसे करा दिया है? आपको नहीं विश्वास होता, आप एक बार फिर से चल के देख लो कि मैम ने ये क्वेश्चन कहाँ करवाया है। लेट्स सी वंस मोर कि मैम ने ये क्वेश्चन कहाँ करवाया है, ताकि मैम जो पढ़ा रही हैं वो नीट के हिसाब से पढ़ा रही हैं। मान कैसे ले, इतने महंगे महंगे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, क्या पता गलत पढ़ा रही हूँ। देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही ये रिएक्शन का सीरीज़ लिखवा दी थी कि आपको ये चीज़ सीरीज़ याद होनी चाहिए, इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्यों ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से नीट में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। इसीलिए मैं बार बार अपने लेक्चर्स में बोलती हूँ कि किसी भी चैप्टर का तुमको हॉटस्पॉट पता होना चाहिए कि भैया क्वेश्चन बनना कहाँ से है। अगर तुम्हें ये पता है तो तुम सब कर ले जाओगे। इसलिए अब ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने लिख दिया एरोमेटिक। AR का मतलब होता है एरोमेटिक। बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें, न C होगा न D होगा। एरोमेटिक तो सबसे कम रिएक्टिव होता है। हटाओ इसको, बड़े बड़े ग्रुप लगा रहे हैं पहले। अब तो या तो ऑप्शन A है या तो ऑप्शन B है, ट्रिक लगाना है हमें। ठीक है, फिर फंस गए यहाँ पे। इसलिए फंस गए यहाँ पे, एरोमेटिक 2 देखो ज़रा, यहाँ पे क्या लिखा है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन। जहाँ से 2 लिखने लग जाए R या A के पीछे तो वो कीटोन स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि 2 ग्रुप तो कीटोन में ही लगते हैं ना। एक R इधर, फिर CO, फिर दूसरा R, फिर एक AR इधर, फिर CO, फिर दूसरा R। तो जहाँ 2 लिखने लग जाए वो कीटोन है। ठीक है, जहाँ सिंगल सिंगल है वो एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर कीटोन रिएक्टिव है। अच्छी बात है। B में फिर वही गड़बड़ कर दी, एल्डिहाइड के बाद डायरेक्टली कीटोन लिख दिया, गलत बात। एल्डिहाइड के बाद बड़ा वाला एल्डिहाइड आएगा ना, एल्डिहाइड से पहले कीटोन कैसे लिख सकते हो? ये तो पाप है भैया। एल्डिहाइड हमेशा कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। दिस इज द की। इतने छोटे से स्टेटमेंट को याद रखोगे तो इतने बड़े क्वेश्चन में ट्रिक लगा के आंसर मार्क करके आ जाओगे। नहीं याद रखोगे तो इतने में चकरा के गिर जाओगे और हो जाएगा नीट में टाइम वेस्ट। ठीक है, इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी, की जो आप पढ़ रहे हो ना वही पढ़ो जो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओ। कितना डेप्थ में पढ़ोगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी मॉड्यूल से नीट के क्वेश्चन नहीं बनने, कहो मैं कहीं साइन करके दे दूं। NCERT बेस्ड बनने हैं, वो बात अलग है कि आपको ट्रिक लगाने आती है कि नहीं। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन क्या है? एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट ऑफ एडिशनल फॉर्म हाइड्रोलिसिस गिव्स। क्या मिलता है? कभी भी अगर एल्डिहाइड जो कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमेशा वो सेकेंडरी अल्कोहल देगा। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। होता यहाँ पे भी वही है, ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड किससे बनता है? सेकेंडरी से, तो सेकेंडरी ही आपको मिलेगी। अब मैम नहीं समझ में आया कैसे ट्रिक लगाते हैं, देखिए ज़रा। ये हो गया आपका एल्डिहाइड, ये हो गया आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट। मैंने आपको क्या बताया था? एल्डिहाइड कैसे टूटता है? O-C+, तो C पे प्लस आएगा और यहाँ पे R-MgX+, ऐसे टूटेगा। R- को यहाँ चिपका दो, R- को यहाँ चिपकाओगे तो O के ऊपर H आ जाएगा वाटर की वजह से, C के ऊपर नीचे R' और H। बच्चे मेरे ज़रा ध्यान से देखो, जहाँ पे अल्कोहल लगा है उस वाले कार्बन से 2 ग्रुप अटैच्ड हैं, एक इधर और एक इधर, तो हमेशा क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। तो आंसर विल बी सेकेंडरी अल्कोहल। सिंपल सा याद रखना है, एल्डिहाइड इज अ टर्मिनल ग्रुप। एक साइड से कार्बन चेन है, दूसरे साइड से कुछ नहीं है। दूसरे साइड से हमेशा ग्रिगनार्ड रिएजेंट का R आके चिपकेगा। तो जब दूसरा R आके चिपकेगा तो सेकेंडरी ही तो अल्कोहल बनेगा, टर्शरी थोड़ी बन जाएगा और प्राइमरी रह ही नहीं जाएगा। यही तो फायदा है ट्रिक लगाने का। इसी तरीके से मैम शॉर्टकट ट्रिक से अपने क्वेश्चंस करती थी और मस्त एग्जाम पास करके आगे बढ़ जाती थी। उनको फर्क नहीं पड़ता था आगे क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो ज़्यादा बड़े बड़े टीचर्स के डराने में नहीं जाना है। ट्रिक लगाओ, बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व करो, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? पहचानो X, Y और Z क्या है।
अब जैसे ही बच्चे नीट में ये क्वेश्चन देखेंगे कहेंगे हम यहीं क्विट करते हैं, मैं तो एकदम बर्बाद हो गया, अब इससे ज़्यादा मेरा सिलेक्शन होना ही नहीं है, इतने बड़े क्वेश्चन को मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, क्विट इट। अरे बेटा पढ़ तो लो, जो चीज़ जितनी डरावनी दिखती उतनी होती थोड़ी है। ये कुछ कुछ तुम्हें एल्डोल की तरह नहीं लग रहा, एक अल्कोहल का ग्रुप एक एल्डिहाइड का ग्रुप, इसका मतलब ये बात कर रहा है एल्डोल कंडेंसेशन की। एल्डोल की तरह ही तो है, एक अल्कोहल एक एल्डिहाइड, एक ही मॉलिक्यूल में। एल्डोल होता किसकी वजह से, जेड क्या है फिर मैम, NaOH की वजह से होता है। एक ही ऑप्शन है बेटा जिसमें NaOH है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जरा ध्यान देना, केमिस्ट्री में वही तो चीज़ है, अगर आपकी नज़रें प्यारी हैं और चीज़ों को पकड़ पा रही हैं तो यू आर बैंग ऑन टारगेट। स्मार्ट स्टडी से आप बहुत आसानी से आंसर ला सकते हो। जरा इसमें कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4, तभी तो ब्यूटेनॉल लिखा है। इसका मतलब Y और X मिला के 4 कार्बन आने चाहिए, तभी तो कार्बन बैलेंस करोगे। देखो जरा, 1 कार्बन 2 कार्बन, हाँ 3 ही कार्बन है, 1 2 3 4, ये तो बैठ रहा है मैम। 1 2 3, ये नहीं बैठ रहा मैम। 1 2 3 4, ये भी बैठ रहा है मैम। बेटा लेकिन इधर तो एल्डोल चल रही है ना, एल्डोल में हमेशा हमें NaOH चाहिए होता है, हमेशा भर भर के NaOH चाहिए होता है, ड्राई ईथर तो चाहिए नहीं होता। तो ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। कुछ दिमाग लगाना था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ट्रिक लगानी थी, ट्रिक से होता है क्वेश्चन सॉल्व। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा भयानक से क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन चलो एक बार पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन 2 पेंटोन एंड 3 पेंटोन? चलो जरा बना के देखते हैं क्या है। 1 2 3 4 5, ये कह रहा है एक बार इधर कार्बोनिल लगा हुआ है और दूसरी बार 1 2 3 4 5 यहाँ पे तुम्हारा कीटोन बना हुआ है। इन दोनों को तुम कैसे डिफरेंशिएट करोगे? मतलब एक बार सेकंड कार्बन पे तुम्हारा लगा है, एक बार थर्ड कार्बन पे लगा है। फिलिंग टेस्ट होता नहीं है तुम्हारे कीटोन्स के लिए, एल्डोल से तुम डिफरेंशिएट कर नहीं पाओगे, बेनेडिक्स भी नहीं होता कीटोन के लिए, आइडोफॉर्म होगा। इसी को तो हमने पढ़ा था हेलोफॉर्म रिएक्शन, जरा ध्यान दीजिएगा। मिथाइल कीटोन्स के लिए होता है हेलोफॉर्म रिएक्शन। जो आपका 2 पेंटोन है, 2 पेंटोन, वहां पे एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक ही कार्बन है, तो ये मिथाइल वाला ग्रुप होगा जो कि आसानी से आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। और दूसरी तरफ जो 3 पेंटोन है जिसमें तीसरे पोजीशन पे O लगा हुआ है, उसके दोनों तरफ बड़े बड़े 2 कार्बन है, मिथाइल ग्रुप तो है ही नहीं, तो ये वाला आइडोफॉर्म नहीं देगा। आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक, इतने छोटे से ट्रिक से अगर चीज़ें याद हैं तो तुम बल्ले बल्ले में ज़िंदगी ऐश से काटोगे। ठीक है, अब जोक्स अपार्ट, अगर फिर भी किसी बच्चे को कुछ ना समझ में आया हो और किसी को कोई डाउट हो तो बेटा आप ये ग्रुप ज्वाइन कर, आप या तो ये इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, या तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको मैं पर्सनली वॉइस नोट के थ्रू भी गाइड कर दूंगी। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई हूँ। इसी तरीके से लेक्चर्स में हम अपने रिविजन नोट्स के साथ साथ आपको शॉर्टकट ट्रिक्स और क्वेश्चन अप्रोच सिखाएंगे, दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। Hope you all the very best. Stay tuned, stay motivated.